क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप हैं। मैग्नीफायर ऑन कर दूँ साथ में। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है। इस डेटा सेट के ऊपर वर्क करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्लिक करें तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा नज़र आ रहा होगा, और यहीं पर ही क्वेरी का एक बटन है। इस क्वेरी के बटन को आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप दूसरे एक टैब पे आ जाएंगे जिसमें एक क्वेरी लिखी हुई है एसक्यूएल की, और यहीं पर ही आप इस क्वेरी को रन करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग, मैं समझता हूँ कर लें प्रैक्टिस, ज़्यादा बेहतर है। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो एंड्रॉयड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेट यहाँ का नहीं चल रहा। एक काम करते हैं ना, मेरे पास कौन सा कनेक्ट है, मेरे पास तो डीलिंग कनेक्ट है। मैं अपना हॉटस्पॉट बना देता हूँ, एक ही बात है। रेडमी 10C भी आ जाए, एक से लेके 8 तक पासवर्ड सबसे ऊपर आ जाए। मेरा पासवर्ड 1 से लेकर 9 तक का है, सही है। PKKHICS07 कुछ बड़ा सा नाम होगा, आखिर में 9890 आ रहा होगा, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक का पासवर्ड। ये कुछ डिवाइस इधर कनेक्ट हो जाए, कुछ इधर जो कनेक्ट हो जाए। इसको प्रैक्टिस करनी है, वही कनेक्ट करें, ठीक है, ताकि लिमिटेड एक्सेस आ रहे वो फिर यहाँ कभी स्लो हो जाएगा और फिर सिस्टम भी स्लो। क्लासरूम ज्वाइन किए भी, पिछले वीक आए नहीं थे। क्लास के बाद किसी भी स्टूडेंट को बोलना, वो आपको क्लासरूम का लिंक प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। नहीं नहीं, डीलिंग मेरा नाम थोड़ी है भाई। डीलिंग तो बता दो ना, ये कुछ PKKHI का ही कुछ आ रहा होगा। डीलिंग तो यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड है, ठीक है। मेरा तो कुछ ही आ रहा होगा, PKKHI। मुझे बताएं कि आप में से एसक्यूएल कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। 1 2 3, और बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। अच्छा, हो सकता है जिन लोगों ने काम किया हुआ हो ये बोले कि यार ये तो वही प्रैक्टिस पुरानी चीज़ें हो गई, लेकिन उनके मेजॉरिटी क्लास हमारी कोर्स का जो मकसद है वो डेटा एनालिसिस और एसक्यूएल और पाइथन सिखाना है। तो ज़ाहिर है बेसिक से ही सिखाई जाएगी। तो जिनको आता है वो ज़ाहिर है उनको ये चीज़ उनकी रिकॉल होएगी, रिपीट हो जाएगी, लेकिन दोबारा से उनका चीज़ें फ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ज़ाहिर जो पढ़ा होगा, समझा होगा, वो अपने किसी टीचर से समझा होगा जो कि खुद एक इस फील्ड का बंदा होगा। मैं क्योंकि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा समझाने का या मेरा डेटाबेसेस को समझाने का जो बताने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये समझ लेंगे थोड़ा सा देसी तरीका है, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो नॉन टेक्निकल, उनको डायरेक्ट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझाने लग गया कि डेटाबेस होता है और डेटाबेस रिलेशनल और नॉन रिलेशनल सारी बातें डायरेक्ट शुरू कर दी तो वो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो शायद आप लोगों को लगे कि भाई ये तो कुछ अजीब टीचर आ गए, ये डेटाबेसेस को किस तरह से बात बयान करें, लेकिन एट दी एंड हम पहुँचेंगे वहीं पर ही जहाँ आप लोग पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी खुद अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद एक नॉन टेक्निकल बंदा था, तो मैंने जिस उन चीज़ों को जिस तरह से समझा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को उसी तरह से समझाऊँ, ठीक है, क्योंकि हमें समझने में मसला होता है। डेटाबेसेस हैं क्या? किसी को आइडिया है डेटाबेस क्या है? और कोई बिल्कुल लेमैन और कोई बताना चाहे, आसान तरीन जबान। डेटा डेटा ही नहीं पता सबको क्या चीज़ है अभी तो। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सही। एक ऐसा कमरा कि जिसके अंदर हम कोई भी फाइल्स ला के रख रहे हैं, वो मेरे पास एक जो रूम है उसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा डेटाबेस, ठीक है। ये एक ऐसा कंटेनर कि इसमें मैं कोई भी सामान जाके रख रहा हूँ, वो मेरे पास डेटाबेस है। अच्छा, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? डेटाबेस की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई क्योंकि अब डेटाबेस से पहले जो वर्किंग हो रही थी वो सिंपल जो भी टूल्स होते थे उसी के अंदर डेटा होता था, उसी से डेटा की एनालिसिस या कोई भी वर्क होती थी। जिस तरह के हमारे पास एक्सेल का है, एक्सेल बैंकिंग में या बाकी इंडस्ट्रीज में एक्सेल था,
एक्सेल के अंदर ही डेटा सेव होता था और एक्सेल के अंदर ही डेटा की बेसिक एनालिसिस हो जाती थी। यहाँ पे आके डेटा जब फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है डेटा बढ़ा के वहीं रख दिया, सेव कर दिया जाता है उस फाइल को। बाद में कभी 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा ज़रूरत पड़ता था, दोबारा ज़रूरत पड़ती तो उस डेटा फाइल को दोबारा खोल के उसमें दोबारा वर्किंग कर ली जाती थी। ठीक है, लेकिन डेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हुआ, कंपनी का डेटा बढ़ना शुरू हुआ और एक वक्त आया कि एक्सेल की या कोई भी टूल उसकी लिमिट से डेटा बाहर हो गया। अब जब किसी भी टूल की लिमिट से डेटा बाहर हो गया तो उस डेटा को हैंडल कहाँ करें। किसी भी स्प्रेडशीट टूल हो गया या और कोई टूल हो गया, उसकी एक लिमिट है, ज़ाहिर है उसको बनाने वाले ने उसकी एक लिमिट साइन की हुई है, उसमें सर्टेन रॉज हैं, सर्टेन कॉलम्स हैं। एक्सेल के अंदर तकरीबन आपके 10 लाख रॉज हैं और कुछ तकरीबन 600-700 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब डेटा आपका इससे बड़ा होना शुरू हो जाए, लेट्स सपोज आपके पास दराज है, दराज का जो सेल्स का जो डेटा होगा, दराज जब से बनी हुई है तब से लेकर अब तक दराज का जो डेटा होगा वो एक कई मिलियंस का डेटा हो गया होगा। वो उन्होंने जो सेव किया वो किसी एक्सेल फाइल में सेव नहीं किया होगा, बल्कि उनको किसी एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ी होगी कि जहाँ पर वो डेटा प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से महफूज हो जाए। ठीक है, तो ज़रूरत डेटाबेस की इस तरह से पड़ी। तो डेटाबेस बेसिकली एक कंटेनर है कि जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है, या डेटा रखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, डेटा बहुत सारी चीज़ों का डेटा है। डेटा जो रखा हुआ है वो किस तरह से रखा हुआ है, डेटा को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से ना रखें तो कभी भी हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा आपस में। ठीक है, किस तरह से, जो स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, या आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का स्कूल के अंदर जो डेटा था वो कि सारा डेटा स्कूल वालों ने जो मेंटेन किया होगा एक साथ एक ही जगह मेंटेन किया होगा, एक ही रजिस्टर में मेंटेन किया होगा, नहीं, अलग अलग रजिस्टर्स बनाए थे। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग तरह से अकाउंट्स का लोग ने अपना जो फीस का हिस्ट्री थी वो आपके अलग मेंटेन की हुई थी। एडमिशन सेल ने, एडमिशन डिपार्टमेंट ने जो आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपकी डॉक्यूमेंट, जो आपकी पिक्चर्स और जो बाकी इन्फॉर्मेशन हुई थी वो एक अलग तरह से मेंटेन की हुई थी। ठीक है, जो आपकी क्लास टीचर हैं, हर साल क्लास टीचर चेंज भी हो रही है, तो हर क्लास टीचर जो आपका क्लास में जो आपका रिजल्ट मेंटेन कर रही है वो एक अलग तरह से मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो डेटा, हर बंदा आपका डेटा मेंटेन कर रहा है लेकिन अपने अपनी तरह से डेटा मेंटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबके सब जो आपका डेटा मेंटेन कर रहे हैं वो एक की या एक चीज़ को कॉमन आपको यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है, वो आपका जीआर नंबर है जिसको वो यूज़ कर रहा है, अकाउंट्स वाला भी यूज़ कर रहा है कि ये जीआर नंबर का स्टूडेंट के इस महीने के ड्यूज अभी तक इस महीने की फीस अभी तक ड्यू है। ठीक है, या दूसरे डिपार्टमेंट वाले मेंटेन कर रहे हैं, लाइब्रेरी वाला बंदा मेंटेन कर रहा है, बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं सबके सब आपका डेटा मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक डेटा जो अलग अलग रजिस्टर्स में मेंटेन हुआ है, लेट्स सपोज कि वही डेटा जो है ना, अगर आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लें या उसको अगर आप डेटा बेसिस में कन्वर्ट करें तो वो डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में आपके पास वो डेटा बन जाए। ठीक है, और क्योंकि उन सब के अंदर एक यूनिक आईडी मौजूद होगी जिसको हम कहते हैं जीआर नंबर, उन सब के जरिए हम उन सारे डेटा को आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, यानी मैं कि जैसे मैं एक जीआर नंबर कॉल कर रहा हूँ तो मैं उस जीआर नंबर के अगेंस्ट उस बच्चे की फीस का स्टेटस मालूम कर सकता हूँ, उसी जीआर नंबर के अगेंस्ट मैं उसका करंट रिजल्ट मालूम कर सकता हूँ, उसी जीआर नंबर के अगेंस्ट उसकी जो है ना उसकी जो बेसिक बायोडाटा है, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, सेल नंबर, जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी मालूम कर सकता हूँ, और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब मालूम कर सकता हूँ जी आ जाए। ठीक है, तो ये सारा डेटा मेरे पास जो कनेक्ट हुआ होगा वो किसी एक या एक से ज़्यादा, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हो सकता है, बहुत सारे और भी कुछ चीज़ कॉमन हो जिसके ज़रिए मैं डेटा को अपने कनेक्ट कर सकूँ, तो उनके ज़रिए कनेक्ट कर लूँगा। हाँ, ये तो अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी ना उस आईडी की, कि वो डुप्लीकेट नहीं हो, यूनिक हो। वो तो अभी हम प्राइमरी कीज़ के ऊपर बात करेंगे कि उस की खासियत क्या है, उस पर आएंगे। मैं तो बिल्कुल जनरल बता रहा हूँ मैं, ताकि सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरह डेटा बेसिस जो बनाए गए, ये डेटा बेसिस को जो बनाया गया उस हिसाब से बनाया गया। दराज वालों ने क्या किया, जब का जो डेटाबेस बनाया उन्होंने, तो कस्टमर्स का डेटा एक अलग जगह पे रखा, प्रोडक्ट का डेटा एक अलग जगह पे रखा। ठीक है, जो सेल्स हो रही थी उसका डेटा अलग जगह पे रखा। जितने उनके पास रीजन्स या जितने उनके पास ये बोलें कि
जो क्लेम्स आ रहे थे उनका डेटा एक अलग जगह मेंटेन किया कि उनके पास लिस्ट वो कितनी सारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई हैं, तो हर प्रोडक्ट को उन्हें एक कोड असाइन किया। सही है। जैसे ही मैंने दराज के और अपनी आईडी क्रिएट की, मेरा मेरा डेटा जो है दराज के कस्टमर वाले सेगमेंट में जाके अपडेट हो गया कि मैंने जो है दराज के अंदर ये मैं दराज का इस नंबर पे मेरी आईडी बनी हुई है, मैं इस यूज़र नेम इस पासवर्ड जो मेरा असाइन कर दिया उन्होंने और मेरी आईडी क्रिएट कर दी। ठीक है। अब जब मैं कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करूँगा तो वो मेरे उसी आईडी को यूज़ करते हुए कि आईडी नंबर 123 ने प्रोडक्ट 5 को लिया है और इसकी इतनी क्वांटिटी परचेज की है और इस एरिया से परचेज की है या इस स्टोर से परचेज की है। वहाँ मुख्तलिफ वही सेम प्रोडक्ट मुख्तलिफ स्टोर पे बिक रही है, तो हर एक स्टोर की अलग अलग आईडी है। ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपका डेटा स्टोर किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, ताकि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेके चल सकें। ठीक है। तो ये डेटा आपका डिफरेंट डिफरेंट तरह से अलग अलग जगह पे डेटाबेस के अंदर मेंटेन हुआ है। ठीक है। तो उसको रिट्रीव कराने के लिए आपको ज़ाहिर क्वेरी लिखनी पड़ती है, एसक्यूएल की क्वेरी। ठीक है। ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी कि हम जो है एसक्यूएल पढ़ रहे हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी एसक्यूएल को या पीएल एसक्यूएल को यूज़ करते हुए डेटाबेसेस बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा काम डेटाबेसेस को बनाना नहीं है कि डेटाबेस बने कैसे, बल्कि हमारा काम क्या है कि वो जो डेटाबेस बनाया हमें मिला हुआ है, डेटा एनालिसिस वाले की दुनिया ही यहीं से शुरू होती है कि उसको डेटाबेस मिला हुआ होता है। सही है। वो जब सीट पे जाके बैठता है मार्केट में तो ये नहीं बोलता कि डेटा कहाँ से बनाऊँ मैं, उसको डेटा मिलता है, ये डेटा रखा हुआ है, इसको वर्क करो, इसके ऊपर आगे काम करो। ठीक है। तो वो डेटा उसको मिला रहेगा, उसके ऊपर वो फर्दर वर्किंग कर रहा होगा। ठीक है जी। हाँ ऐसा ही है। डेटाबेसेस की स्टोरेज जो है वो आप ये बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड है। ठीक है। या बहुत बड़ी है, ये तक अनलिमिटेड। सही है। ये इतना काफ़ी है इसको समझने के लिए। डेटाबेस की लिमिट जो है अनलिमिटेड है। हाँ बेसिक तो फ़र्क यही है कि डेटाबेस की पहली बात तो देखो हाँ देखो डेटाबेस के अंदर जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डेटा इसमें इस तरीके से एक कोर्स से हटके एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स सिर्फ डेटा एनालिसिस है और हम जो डेटा एनालिसिस करने वाले हैं वो टेबुलर डेटा ही करने वाले हैं, रॉज एंड कॉलम वाले डेटा की बात करने वाले हैं। लेकिन बात यह कि जब दुनिया ने तरक्की करना शुरू करी तो दुनिया ने आप सिर्फ लिखा हुआ डेटा स्टोर तो करना नहीं चाह रही। दुनिया चाह रही कि वो हर तरह का डेटा स्टोर करे। पिक्चर्स की फॉर्म में भी डेटा स्टोर करना है कर ले, वॉइस की फॉर्म में डेटा भी स्टोर कर ले, और किसी और फॉर्मेट में जो डेटा है वो भी स्टोर कर ले। तो हर तरह का दुनिया डेटा स्टोर करना चाह रही है। तो एक्सेल के अंदर डेटा जो आ रहा है वो तो खाली टेबुलर डेटा आ रहा है जो कि रॉज एंड कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही है। तो इस तरह का डेटा आप कहाँ स्टोर करेंगे, किसी फोल्डर में स्टोर करेंगे। पिक्चर एक फोल्डर भर जाएगा, मेमोरी का आपकी मेमोरी कार्ड हो गई, आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, उसकी एक लिमिट होगी। सही है। डेटाबेसेस का जब कॉन्सेप्ट आता है तो वो आपका एक बड़े सर्वर या एक बड़ी जगह का एक बड़ी कैपेसिटी की बात होती है, जिसके अंदर आपके पास एक बड़ी स्पेस होती है। ठीक है। तो जहाँ पे आपकी चीज़ें इजीली आपकी सेव हो जाती हैं। और वो भी आप क्या करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटाबेस का साइज काफी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अमूमन हमारे से प्रोडक्शन नहीं होता, डीआर का भी होता है, सॉरी थोड़ा सा ये होता है एक्स्ट्रा हो जाएगा, डीआर का भी होता है। तो डीआर में क्योंकि वो रियल टाइम में सेव हो रहा होता है और रात को उसका एक अमूमन आप एक टाइम डिसाइड करते हैं कि उसका पूरा बैकअप उसका किसी शेयर सर्वर पे भी जाएगा। तो उस वजह से हम डेटा पर्जिंग की तरफ भी जाते हैं कि 3 साल या 4 साल के बाद चूंकि उसका डेटा साइज काफी ह्यूज हो जाता है तो वो हम पर्ज करके फिर उसका साइज थोड़ा सा करते हैं। ऐसा ही। तो डेटा इस तरह से आपके डिफरेंट डेटा है। अच्छा, जो जिस भी टूल में रखेंगे, जिस भी जगह पे रखेंगे, डेटा की लिमिट है। तो इसी वजह से डेटाबेसिस का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया कि डेटा को डेटाबेसिस में रखा जाए। बल्कि अब डेटाबेसिस से भी अब दुनिया आगे निकल के क्लाउड की तरफ जा रही है, डेटा को क्लाउड पे लेके जाया जाए। सही है। तो क्लाउड पे लेके जाए, क्लाउड में भी बेसिकली डेटा डेटाबेस के अंदर या डेटा उसके अंदर ही होता है। तो वो फ़र्क नहीं है, बस वो एक है वो आपका क्लाउड होता है, ऑन प्रीमिसेस होता है, ये आपका फिजिकल एक सर्वर एक इसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसकी सिक्योरिटी उसकी मेंटेनेंस सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लाउड पे सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है। तो ये आसानी होती है उस पर। तो
डेटा आपका जो है ना आपके पास लिमिटेशन की वजह से आपने उसको डेटाबेस में रखा। तो बात ये आई कि जब डेटा डेटाबेस में रख लिया तो जिस तरह से जब हम पुराने दौर में जब डेटा को देखना चाह रहे थे तो उनमें डेटा को खोला, एक्सेल की फाइल खोला, डेटा देख लिया। तो एसक्यूएल में तो ये कर सकते थे, सॉरी डेटाबेस में तो ये कर सकते थे, डेटाबेस खोलते और डेटाबेस में डेटा देख लेते। ऐसा काम क्यों नहीं किया हमने? तो बहुत बड़ा डेटा में सर मल्टीपल एक्सेस हाँ यूजर्स को भी तो मल्टीपल एक्सेस देने पड़ते हैं, सीक्वल सबके पास इंस्टॉलेशन करना होगा, बड़ा पॉसिबल। नहीं, बात ये है कि देखें वो जो डेटा डेटाबेस में रख दिया गया है वो डेटाबेस है, डेटा स्टोर करने की जगह है, डेटा को देखने की जगह नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल क्योंकि स्प्रेडशीट थी उसमें डेटा सामने नजर आ रहा था रो एंड कॉलम के अंदर, यहाँ डेटा आपको सामने नजर नहीं आ रहा। तो डेटा को देखने के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जब तक क्वेरी नहीं लिखेंगे जब तक वो डेटा आएगा नहीं। पहली रीजन तो ये। फिर जब क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि अनलिमिटेड डेटा की, तो अनलिमिटेड डेटा को देखने के लिए लेट सपोज आपने उसको देखने के लिए लेट सपोज हमने बना दिया कोई एक उसका एक व्यू बना दिया कि भाई ये एक डेटाबेस है और यहाँ इसी आप क्लिक करें तो ये इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ आपको सामने शो हो जाएगा, एक स्प्रेडशीट के नाम पर, एक रो एंड कॉलम टेबल के नाम पे शो हो जाएगा। तो सोचने का दराज का जो मिलियंस का जो डेटा है, मिलियन ट्रिलियन रॉस का डेटा है, आपने खाली एक मरतबा गलती से क्लिक कर दिया कि ज़रा डेटा को देख तो लूँ मैं, डेटा आपको दिखाएगा फिर। देखिए पूरा सिस्टम आपका हैंग, तबाह, बर्बाद, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा, मैंने एक क्लिक तो किया, एक बटन तो दबाया। हमारे कहते हैं ना कि यूजुअली खतरनाक सेलेक्ट स्टाइल सबसे मुश्किल तरीन क्वेरी के मैं बताता हूँ यही है, जबकि सबसे पहले स्टूडेंट को यही सिखाते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, लेकिन सबसे मुश्किल क्वेरी यही है। जिसने ये लगा दिया तो फंस गया। छोटे डेटा सेट तो सबसे अच्छा है ये, आपने ये लगा दिया। ठीक है, तो आप कभी भी डेटा को, क्योंकि वो अनलिमिटेड डेटा है, मुसलसल इंक्रीमेंटल डेटा है, लाइव डेटा है, हर एक सेकंड पे हर एक मिनट के ऊपर उसके अंदर चीज रॉज ऐड हो रही हैं, मुसलसल बढ़े जा रहा है वो। तो ऐसे डेटा को जैसे ही आपने देखने की गलती से कोशिश करी तो वो आप देख भी नहीं पाएंगे और कोई मसला हो जाएगा। हाँ, अब तो फिर एसक्यूएल की बात आ जाएगी ना। अब तो अभी आप एसक्यूएल में लाया कब में। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एसक्यूएल के ऊपर। देखिए भाई, डरना घबराना नहीं है, एसक्यूएल सीखनी है, एसक्यूएल समझनी है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी चंद बातों को ख्याल कर लिया जाए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, जब हम उसकी बेसिक चीज़ों को सीख लेंगे तब अब थोड़ा फर्क समझ में आया कि आपके टीचर शायद ऐसा नहीं बताया होगा, शायद थोड़ा सही था, लेकिन क्योंकि मैंने सब चीज़ें खुद सीखी हैं तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है, वो बहुत देसी अंदाज है। अच्छा वाकई देसी है मेरा अंदाज। तो जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनको समझ में आती है मेरी बात, जो टेक्निकल होते हैं वो बोलते हैं वो भाई कैसी बातें कर रहा है भाई, मैं समझा ही ऐसे, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने डेटाबेस को कमरे से एग्जाम्पल करके तो सीखा था, तो मैं जाके एग्जाम्पल वही रूम किससे कंटेनर किया, उस कंटेनर से उसको प्रॉपर डेटाबेस समझाया। तो डेटाबेस, सॉरी, ये हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या कोई भी लैंग्वेज को जो सिस्टम में यूज़ होती है उसको समझने के लिए एक बात को समझना ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है कि नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब ये कि उसके अंदर जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो चाहे आप स्मॉल डेटा में यूज़ करें, चाहे आप कैपिटल डेटा में यूज़ करें, चाहे आप किसी और तरह से यूज़ करें, वो सब एक ही मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, मैं चाहूँ अगर ये ऐसे भी सिलेक्ट लिख दूँ तो ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट एक ही बात है या नहीं बात है? एक ही बात है। ठीक है, तो एसक्यूएल के लिए ये एक ही बात है। ठीक है, हम दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, हम दो लैंग्वेज को पढ़ेंगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी पाइथन और दूसरी है सीक्वल लैंग्वेज हमारी डेटाबेस की एसक्यूएल। तो इन दोनों लैंग्वेज के अंदर जो पाइथन है हमारा वो केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें छोटा सेलेक्ट लिखूं, बड़ा सेलेक्ट लिखूं, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल करके कैपिटलाइज ईच वर्ड करके वो इस तरह से करके लिखूं, प्रॉपर बना के लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, या और मैं कुछ एल बड़ा भी कर दूं और भी कुछ भी कर दूं, ये सब एक ही बात है। ठीक है, सेलेक्ट ही है, जिस तरह भी लिख दूं मैं। हाँ, ये नहीं कि मैं इसको बिल्कुल ही
सिलेक्ट की जगह मैं ये डॉलर लगा दूंगा, ये भी तो सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है भाई, ये तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता अब ये। ठीक है, जो वर्ड है उसको वर्ड की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो जिस भी तरह लिखेंगे वो सिलेक्ट को सिलेक्ट ही कंसीडर करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो एसक्यूएल है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म बता दी मैंने। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये होता है क्या है, किस तरह से वर्क करती है, ये आपको पूरी क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट होती है, यानी कि आप जितना बड़ा भी क्वेरी या जितनी बड़ी भी कमांड एक साथ देंगे वो पूरी की पूरी एसक्यूएल एक साथ रन करेगा और उसके बेसिस के ऊपर जो आपने उसमें लिखा हुआ होगा वो रिजल्ट आपको निकाल के देता है। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा लाइन बाय लाइन। सर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है कि यूँ एक फर्स्ट पार्ट चला उसका रिजल्ट आ गया, फिर नीचे एक पार्ट चला उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट चला, चौथा पार्ट चला, एक के बाद एक पार्ट चलते गए उसके रिजल्ट आते गए। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों ने अपने अब तो जो मैट्रिक के बच्चे वो सी शार्प वगैरह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अभी तुम पढ़ कर आए हो ना शहीद, क्या पढ़ के आए हो? HTML और नहीं, वैसे तो कोर्स में भी शामिल है, मेरे ख्याल में सी शार्प शामिल है, C+ शामिल है। मैट्रिक के सिंटैक्स में आ गई मेरे ख्याल में, C+ हो गई मेरे ख्याल में। पहले हमारे ज़माने में 0 बेसिक पढ़ाते थे, तो उसके अंदर जो बेसिक कोड जो बनता था वो भी ऐसे ही होता था कि पहले पहली लाइन चल रही, दूसरी लाइन चल रही है, फिर तीसरी लाइन चल रही है, फिर चौथी लाइन चल रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मैं 10 लाइन में भी लिख दूंगा ना तो वो बेसिकली एसक्यूएल के लिए वो एक ही लाइन है। ठीक है, वो पूरी लाइन पूरे सारी कमांड को, सब चीज़ों को एक साथ रीड करेगा और एक दफ़ा पूरा सब एक साथ रीड करने के बाद उसको एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट लाइन या दो कमांड एक साथ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, पहले वो एक चलाएगा फिर दूसरी चलाएगा, लेकिन चलाएगा एक एक करके, मतलब कि पूरी पूरी रॉ को एक साथ ही रीड करेगा। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज है। आ जाए ये चेयर्स ले लें, अगर यहाँ तो आगे आगे आ जाए तो फिर पीछे लेके बैठे। देखिए एसक्यूएल लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल डेटाबेस का नाम है। सही है, डेटाबेस जहाँ पे ये एसक्यूएल क्वेरी लगा के हम वहाँ से डेटा निकालेंगे। सही है, चाहे एसक्यूएलाइट बोलें, चाहे माईएसक्यूएल बोलें, चाहे MS SQL बोलें, चाहे और पोस्टग्रेसक्यूएल बोलें या और कोई सा नो एसक्यूएल बोलें। ठीक है, सॉरी वो मोंगोडीबी नो इसका ये गलत बोल दिया। चाहे मोंगोडीबी बोलें या और कोई सा ही बोलें। ठीक है, इन सब के ऊपर जो लगेगी वो क्या लगेगी? एसक्यूएल लगेगी। ओरेकल बोलें चाहे ओरेकल एसक्यूएल बोलें, ठीक है, इन सब के ऊपर लगेगी एसक्यूएल। सही है, माई एसक्यूएल एसक्यूएलाइट सब डेटाबेसेस हैं और एसक्यूएल आपकी लैंग्वेज है। वर्कबेंच कैसा वर्कबेंच? हाँ वही ना, माई एसक्यूएल बोले माई एसक्यूएल वर्कबेंच बोले, एक ही बात है ना। डेटा डेटा वो तो कोई रन करेंगे, किस फॉर्मेट में होना चाहिए? डेटाबेस के अंदर जो जो डेटा स्टोर होता है ना वो उसके अपने फॉर्मेट में सेव होता है। सही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक्सेल के अंदर डेटा सेव किया हो तो मेरी मर्जी की मैं एक्सेल की फॉर्म में सेव करूँ, CSV की फॉर्म में सेव करूँ, टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करूँ, सही है, या HTML की फॉर्म में सेव करूँ, JSON की फॉर्म में सेव करूँ, किसी फॉर्म में जो मेरी मर्जी सेव कर लूँ। लेकिन जब मैं डेटा अपने डेटाबेस में सेव करूँगा तो डेटाबेस का अपना एक फॉर्मेट होता है, .dbo करके होता है ना, तो वो उस फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं वो उसके अपने फॉर्मेट के टेबल होते हैं। ठीक है, तो वो उसी फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, ये पूछना चाह रहे थे? ठीक है, तो मेरे ख्याल में बेसिक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। अब इस पर डायरेक्ट हम क्वेरीज के ऊपर आ जाते हैं। देखें ये मैं फिलहाल लिमिट हटा देता हूँ, एसक्यूएल की क्वेरी, ये बेसिक एसक्यूएल की क्वेरी लिखी हुई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। सही है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। जब भी एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, अच्छा एक बार क्या ये बात कंप्लीट करता हूँ।
जब भी एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगी सिलेक्ट से, बल्कि एग्जीक्यूट होगी फ्रॉम से, ठीक है। क्वेरी रीड होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम से, फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे पास टेबल का नाम है, मेरे पास यहाँ डिफरेंट टेबल्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे पास वो टेबल है कि जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है, तो मैं उस ह्यूमन रिसोर्सेज के टेबल से क्या ले रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, कि वहाँ जो कुछ पड़ा हुआ है सब ले आओ, ठीक है। कि ह्यूमन रिसोर्सेज की टेबल पे जाओ और वहाँ जो कुछ है सब सिलेक्ट करके ले आओ। तो जब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी और मुझे नीचे डेटा शो हो जाएगा। ये हमारा डेटा शो हो रहा है पूरा कि मेरे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो टेबल है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स एंड कौन कौन सी रॉस शामिल हैं, ठीक है। यहाँ आईडी का कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेस, डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, लोकेशन, हाई डेट, टर्मिनेशन डेट, लोकेशन और लोकेशन सिटी और लोकेशन स्टेट। ये बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है, ठीक है। वो लोग जो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी का ये ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है, कंपनी ज्वाइन की, कब रिज़ाइन किया, क्या पोजीशन थी, क्या उनकी बर्थडे थी, सही है, किस लोकेशन पे काम कर रहे थे, क्या किस सिटी में थे, ठीक है। ये सारी डिटेल उनकी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो एसक्यूएल की प्रैक्टिस मुझे आपको डेटाबेसेस में ही करवानी है, डेटाबेस में आप लोगों को इंस्टॉल एक करवा दूंगा एसक्यूएलाइट का, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक जो क्वेरीज है हमारी, ठीक है, उसके लिए हम इस डेटा सेट को ही यूज़ करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा। और ये वालेकुम सलाम, आ जाएंगे लास्ट में। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा हम इसी वेबसाइट के ऊपर ही काम कर लेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट है रियल वर्ल्ड फेक डेटा, ठीक है। ये डेटाबेस नहीं है, लेकिन ये डेटाबेस की तरह से काम कर रहा है। डेटाबेस के अंदर भी आपके पास टेबल्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वेरी एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से आपके पास डेटाबेस टेबल्स मौजूद हैं और आपके पास ये क्वेरी को लिखने की जगह मौजूद है। यहाँ पे मैं क्वेरी लिख के रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और आपके पास सामने रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक जो हम एसक्यूएल पढ़ेंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे, और जब बेसिक के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एडवांस की तरफ, इंटरमीडिएट की तरफ, तो फिर उसके लिए हम फिर एक टूल एक डेटाबेस को अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये डेटाबेस नहीं है लेकिन डेटाबेस की तरह वर्क कर रहा है, ये बात क्लियर होगा आपको। चलिए, ये बात जो हो रही थी कि ये क्वेरी सबसे मुश्किल है, उसकी मुश्किल होने की वजह क्या है? उसकी मुश्किल होने की वजह यही है कि ये तो ये ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है, मुश्किल कुछ 10-12 हज़ार 20 हज़ार का डेटा होगा। ये शुरू की 10,000 रॉ दिखा रहा है, बहुत मुश्किल में हाल में ये 1 लाख रॉ का डेटा होगा, बहुत हो गया, ठीक है, और तो नहीं होगा ये। तो इस डेटा को रन होने में कुछ सेकंड लग जाए, ठीक है, लेकिन वो जो दराज का मिलियंस का जो उनकी सेल्स हो रही है डेली बेसिस की, वो जो किसी बैंक के एटीएम का डेटा है वो मुसलसल बढ़े जा रहा है, ठीक है। या वो जो आप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो कराची यूनिवर्सिटी 1950 से बनी हुई है, वहाँ से लेकर अब तक का डेटा, ठीक है। या और भी कोई भी डेटा उठा के देख लें आप, वो डेटा अभी कितने ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर होगा उसका अंदाज़ा आपको लगाना मुश्किल है शायद। तो ऐसे डेटा, ऐसी टेबल को जैसे अगर आप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल करेंगे ना तो सिस्टम आपका बैठ जाएगा, और यही रिजल्ट जो कि अभी सेकंड्स में आया है वो कई मिनट और कई घंटों के अंदर आएगा। रिजल्ट आने से पहले आपको कॉल आ जाएगी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कि भाई ये सिस्टम पे कौन सी क्वेरी लगा दी तुमने, पूरा सिस्टम हैंग हो गया, दबाओ। नेटवर्क से कॉल आएगी, वहीं से कॉल आएगी। हाँ सॉरी, मैं डिपार्टमेंट सही से बता नहीं सका, नेटवर्किंग से उनसे कॉल आ जाएगी आईटी वालों से, भाई ये क्या कर दिया है, पूरा सिस्टम हैंग हुआ है, कौन सी क्वेरी लगा दी है। बल्कि वो आपसे पहले आपकी क्वेरी को पीछे वो किल कर देंगे सिस्टम के अंदर कि भाई ये हमने कैंसिल कर दिया, पूरा सिस्टम बैठ गया था आपकी इस क्वेरी लगाने से, ठीक है। तो बेसिकली है सबसे आसान पहले दिन पढ़ाने वाली चीज़ है, बच्चे को एसक्यूएल करने वालों को याद हो जाता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, लेकिन है सबसे मुश्किल चीज़ है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं,
कि हमें डेटा देखना भी है कि मुझे डेटा है क्या, और मैं पूरा डेटा को एक साथ देखूंगा तो डेटाबेस हैंग भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आखिर में लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट बेसिकली एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, मेरे रॉस को लिमिट कर देगा। मैं लिमिट के आगे जितनी भी रॉस लिखूंगा, मेरे मेरे क्वेरी उतनी ही रॉस तक चलेगी, फिर वो आगे 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 रुक जाएगी। तो अगर मैं लिमिट 10 करके क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 10 ही रिजल्ट देख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट 10 रिजल्ट मेरे पास सामने यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इससे मुझे बेसिक डेटा का अंदाजा होगा कि मेरा डेटा कैसे दिख रहा है और डेटा के अंदर क्या क्या हेडर्स हैं, क्या क्या रॉस हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया सारे कॉलम्स को रिट्रीव करवाने का तरीका कि मैं सब देखना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, मैं सब नहीं देखना चाह रहा, सिर्फ एक कॉलम देखना चाह रहा हूँ। नहीं, बने बनाए टेबल के ऊपर डेटा एनालिसिस करना चाहूँगा। टेबल बनाना क्या होता है, वो क्रिएट टेबल और उसके हेडर्स दिए, पास हो गया, टेबल क्रिएट होगी। अब तो उसके अंदर अपडेट टेबल होता है ना, टेबल को कनेक्ट करना मुश्किल क्या है, फैक्ट और ये जॉइंस की बात कर रहे हैं ना आप, जॉइंस तो इसमें आएगा ना, कवर होगा ना, जॉइंस तो कवर करेंगे ना। अच्छा, मैं कोई सा भी एक कॉलम देखना चाह रहा हूँ, पूरा डेटा नहीं देखना चाह रहा, तो किसी कोई एक कॉलम को देखने के लिए क्या करूँगा, उस एक कॉलम का नाम लिख दूंगा। लेट्स सपोज मैं सिर्फ आईडी का कॉलम देखना चाह रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट स्टैटिक की जगह आईडी लिख दिया। स्टैटिक में सारे सब आ रहे थे, स्टैटिक मतलब होता है ऑल नहीं, चाह रहा हूँ कोई एक कॉलम आए, तो जो कॉलम था उसको कॉलम का नाम हेडर लिख दिया, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, रन कर दिया, सिर्फ आईडी का कॉलम आ गया। ठीक है, आईडी के साथ और भी 3-4 कॉलम देखना चाह रहा हूँ, तो जो से कॉलम देखना चाह रहा हूँ वो कॉलम से ले आता हूँ। फर्स्ट नेम देखना चाह रहा हूँ, बर्थडे देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम आ गया, बर्थडे आ गया। ठीक है, ऑर्डर चेंज, ये ज़रूरी नहीं कि मैं जिस ऑर्डर में डेटा है मैं उसको उसी ऑर्डर में लिखूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ बर्थडे लाओ, फिर फर्स्ट नेम लेकर आओ, तो बर्थडे आ जाएगी, फिर फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ जो क्वेरी लिखूंगा और डेटा उस तरह से मेरे पास आएगा। ये समझो, मैं एक्चुअल डेटा नहीं देख रहा, एक्चुअल डेटा तो देख रहा हूँ लेकिन उस तरह से देख रहा हूँ जिस तरह से मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो लिखूंगा वही डेटा उस फॉर्म में ला के देगा ये। क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट के बाद क्या करूँ? हाँ, स्टार्टिंग मतलब ऑल, स्टार्टिंग में सारे कॉलम आ जाएंगे। कंडीशन तो भी लगाई कहाँ है? हाँ, वो तो मैं एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना होगा वो कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा, उसका नाम कॉल कर लूँगा, शेयरिंग भी ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, किसको? फर्स्ट नेम में करने का नाम है, नाम पे बंदे के नाम पे अभी आगे अब दिमाग में चलना शुरू हो गया ना सबका कि भाई ये तो बेसिक हो गया, 100 आजकल थोड़ी कहते कोई। अब मैं इस पे आ रहा हूँ ना आगे, अब ये वेयर पे आ गया ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई मसला है इसके अंदर? आगे बढ़ जाते हैं। लिमिट समझ में आ गई, लिमिट याद रहेगी। लिमिट 1 क्या करेगी? एक रो आएगी। ठीक है, याद रहे लिमिट 1।
बात क्वेरी के अंदर सिर्फ इतनी सी गलती होती है कि लिमिट 1 नहीं लगाई होती, क्वेरी बिल्कुल सही लिखी होती है, सिर्फ आखिर में लिमिट 1 नहीं लिखा हुआ होता। अभी टॉप 10 लिख हाँ टॉप 10 लिख लिमिट की जगह, लिमिट में तो कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा यार, अब ना थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से हैं कि एसक्यूएल ना थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है हर एक डेटाबेस के लिए। बेसिक्स सबकी सेम है, कुछ फंक्शंस हैं जो किसी में नहीं है, कुछ फंक्शन हैं किसी में हैं। हो सकता है किसी के अंदर टॉप का कोई फंक्शन हो सकता है किसी में नहीं हो, सही है। तो ये फ़र्क करता है। ये जिस तरह से डेट डिफ वगैरह है, खैर डेट डिफ तो है हर जगह। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं कि किसी ओरेकल के अंदर कुछ चीज़ चल जाती हैं, माई SQL में कुछ चीज़ नहीं चलती। तो ये टॉप वॉप का फंक्शन ना शायद वहाँ पर हो, किसी और में हो, लेकिन यहाँ तो नहीं है फिलहाल, सही है। और फिर ये क्योंकि ये तो डेटा वर्ल्ड की वेबसाइट है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, सही है। जैसे इसके ऊपर मैंने जो आपको बोला था कि मैं इंटरमीडिएट लेवल के जब जाऊँगा तो आप लोगों को इंस्टॉल करवाऊँगा। इंस्टॉलेशन करवाने की जरूरत है, इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर ज्वाइन नहीं लग सकता। तो अगर ज्वाइन तक मैं आपको बढ़ाऊँगा यहाँ पर, तो ज्वाइन जब लगाना होगा ना, क्योंकि ये इसके जो डिफरेंट डेटाबेस हैं आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ज्वाइन वन नहीं लग सकता इसके अंदर। तो उसके लिए मैं आपको डेटाबेस इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो उससे पहले तक तो यहाँ पे सब चीज़ें सही चलेंगी, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, आप दिमाग चलना शुरू हो रहा है कि भाई ये तो सही है, मैं एक करके कॉलम देख सकता हूँ, 2 कॉलम 10 कॉलम जो मर्जी चाहे देख लूँ, लेकिन बेस्ड ऑन सम कंडीशन अगर मैं देखना चाहूँ तो फिर मैं कैसे देखूँ? यानी कि मैं अपने डेटाबेस में जो सिर्फ मेल जो जेंडर के लोग हैं सिर्फ उनका डेटा देखना चाह रहा हूँ, बाकियों को डेटा देखना नहीं चाह रहा। मेरा फीमेल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं सिर्फ मेल्स का डेटा देखना चाह रहा हूँ, सही है। तो ये मैंने उल्टी कोई नहीं बोल दी, मैं बोलना कुछ और चाहिए था। यहाँ बस लड़के बैठे में, ठीक है। तो लेकिन मैंने मेल्स पे ही रखा है कि मैं मेल्स का डेटा देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं, अब ये कंडीशंस की बात हो गई। जब मैं एक्सेल में काम कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं क्या करता हूँ, मैं फिल्टर्स के अंदर जाता हूँ, फिल्टर के अंदर डेटा जो मेरा रो एंड कॉलम में डेटा होता है उसमें फिल्टर के अंदर जाके मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो खुद ही फीमेल का डेटा फिल्टर आउट हो जाता है और जितना मेल का डेटा होता है वो मेरे पास सामने नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो फिल्टर मैं एक्सेल के अंदर लगाता हूँ या वो जो फिल्टर मैं किसी और जगह लगा रहा होता हूँ, वो फिल्टर मैं एसक्यूएल के अंदर भी लगा सकता हूँ। फिल्टर को लगाने के लिए जो मेरा कमांड है वो है वेयर, सही है, वेयर। अच्छा, वेयर आप कंडीशन लगा रहे हैं, किस पे कंडीशन लगा रहे हैं? मुझे जेंडर पे कंडीशन लगानी है, सही है। तो वेयर जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या होना चाहिए? जेंडर मेल होना चाहिए। तो मेल के लिए मैं क्या बोलूँगा, इक्वल्स टू, ठीक है, मेल। अच्छा, मेल क्योंकि एक ज़ाहिर वर्ड है, मैं उस वर्ड को सिलेक्ट कर सर्च कर रहा हूँ, तो उस वर्ड को, वो अल्फ़ाबेट्स को, ज़ाहिर है अगर मैं खाली ऐसे लिखूँगा मेल तो ये बोलेगा भाई मेल ये क्या है, ये कोई कमांड तो नहीं है मेरी, सही है। तो ज़ाहिर है मेल मैं उसको एक बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है, जो ये ख़ास वर्ड्स हैं इनको सेलेक्ट करो, तो उसके लिए मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा, ठीक है। सेमीकोलन पे आता हूँ, सही है। तो इन्वर्टेड कॉमास लिख लूँगा, ये बात क्लियर हो गई। इसको रन कर दें, ये आपकी बेसिक वेयर की क्वेरी कंप्लीट हो गई। आपके पास जितने भी जेंडर आ रहे हैं ये सब मेल जेंडर ही आ रहे हैं, तो ये फीमेल कोई भी नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बाद वक्त फिल्टर लगाने के बाद भी एक्सेल में आके बार बार फिल्टर खोल के देखते हैं कि यहाँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें, जब आपने क्वेरी लगाई है तो क्वेरी पूरे डेटा, पूरे टेबल के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी। एक्सेल के अंदर ये तब भी मिस्टेक हो जाती है कि अगर आपने बीच में से एक रो गायब कर दी और एक रो गायब करने के बाद नीचे मजीद डेटा आपने लिखा हुआ है और आपने फिल्टर्स लगा दिए, तो बादों बात वो होता है क्या है कि वो सिर्फ ब्लैंक रो से पहले तक के डेटा को रीड कर लेता है और उसके बेसिस के ऊपर आपकी सीधे फिल्टर आउट कर रहा होता है और नीचे वाला डेटा आपको फिल्टर आउट नहीं कर पाता किसी भी वजह से। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपने वेयर क्वेरी लगाई तो आपकी पूरे डेटाबेस के, सॉरी पूरे टेबल के ऊपर एक साथ ही लगेगी, सही है। क्योंकि देखें जेंडर के अंदर जो मेल लिखा हुआ है वो एक ज़ाहिर मेल क्या है, एक नाम है, सही है, एक अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है।
तो वो मेल को अगर मैं सादा लिखूंगा ऐसे ही MALE मेल, तो ये अगर बगैर इन्वर्टेड कॉमा से लिखूँ तो ये समझेगा कि इसके पास कोई फंक्शन है मेल, सही है। तो ये एरर देगा कि भाई मुझे मेल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे कोई कंडीशन पास करने के लिए कोई वैल्यू देनी होगी ना, कि एक कंडीशन जो है जेंडर के ऊपर ये इस वैल्यू की कंडीशन है, ठीक है। तो वैल्यू ज़ाहिर है वो जब वैल्यू मेरे पास अल्फ़ाबेट्स में होगी तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी होगी, ठीक है। बेसिकली जो भी स्ट्रिंग होगा मेरे पास, ये डेटा टाइप है। डेटा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं भाई? डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं? कौन कौन सी? और तीसरी कौन सी? और बेसिक डेटा के दो टाइप होते हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा, एक क्वांटिटेटिव डेटा। एक वो जो न्यूमेरिक फॉर्म में है, एक वो जो बगैर न्यूमेरिक फॉर्म में, सही है। अब उसकी मजीद से सब कैटेगरी है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें आपका वो आपका इंटीजर कौन से होंगे, नंबर की फॉर्म में कौन से, और डेसिमल की फॉर्म में कौन से, और साइंटिफिक नोटेशंस कौन सी हैं, और जो और बाकी भूल वगैरह क्या है वो सिर्फ वो मेन प्रोग्रामिंग की उसमें आ जाएंगे। फिर प्रोग्रामिंग के अंदर हर अलग अलग तरह से होती है। नहीं, वो आपकी इन दो में किसी एक में लाई करेगी। डेट बेसिकली डेट तो डेट होती है ना। डेट के मतलब वर्किंग ही अलग होती है। चलिए कह सकते हैं, समझने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ कौन सा स्टैट्स का एग्जाम होने वाला है इसके बाद, तो वो कि हम डेटा की एग्जैक्ट कितनी टाइप्स होती हैं, उनमें फिर मजीद कितनी सेग्रीगेशन पे नहीं आया है। देखिए डेटा में जो बेसिक टाइप्स हैं तो वो यही हैं आपके पास। कुछ डेटा आपका न्यूमेरिक फॉर्म में, सही है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, नंबर फॉर्म में। आपकी मेरी एज ये आपके फ्लोट में होंगी, डेसिमल नंबर्स में होंगी, सही है। हमेशा आगे कुछ ना कुछ पॉइंट समथिंग लग रहा होगा, ठीक है। नहीं, अच्छा ये बात तो क्लियर है ना कि एज आपकी डेसिमल में होनी चाहिए। जो एज हम कहते हैं बेसिकली कि मैं 26 साल का हूँ, 27 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, क्या हो वो तो हम उसको राउंड करके कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिस आपकी जो एज है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आज माइनस करें तो वो कुछ इंटीजर और आगे कुछ फ्लोटिंग नंबर बन जाएगा ना, कुछ डेसिमल पॉइंट समथिंग बनेगा। ज़ाहिर है कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ आपके दिन बन जाएंगे तो वो आपके आगे समथिंग पॉइंट बन जाएगा। तो आपका एज हमेशा फ्लोट में होती है। ये इंटरव्यू का सवाल है, फंड मार देते हैं बच्चे इसके अंदर, ये पता ही नहीं होता एज क्या है, इंटीजर है। नहीं भाई, फ्लोट है एज, ठीक है। इस तरीके से तीसरा आपके पास ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रिंग जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। भाई मैं अल्फ़ाबेट्स भी रख रहा हूँ, सही। अल्फ़ा मेरे कैरेक्टर्स और सब पे लेके जाऊँगा तो ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बेसिक समझने के लिए काफ़ी यही है। तो अल्फ़ाबेट्स जब आएंगे तो ज़ाहिर है उनको लिखने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करना पड़ेगा। चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर आए, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने के लिए मुझे, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ये डेटा टाइप आपकी बेसिकली स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि बगैर इसके आपके जो वर्ड्स हैं वो और ये एक जैसे बन जाएंगे। तो इनको आपके करेक्टर से अलग करने के लिए आपको इनको आपको अपने फंक्शन से अलग करने के लिए आपको इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ता है, ताकि समझ में आए कि ये मेरे फंक्शन है, या मेरे एसक्यूएल की क्वेरी है, और ये उसके अंदर का फिल्टर की कंडीशन है, सही है। हाँ, ये कंडीशन है।
सही है। तो वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, ये एक कंडीशन मैंने पास कर दी, क्वेरी रन करी तो मैं बस क्वेरी ये रन हो गई। ठीक है, जो भी जेंडर से वही यहाँ पर आ गए। जेंडर मेल की जगह फीमेल लिखना चाह रहा हूँ, लिमिट के साथ लगाना चाहिए। वेट लगा लें। वेट से वेट पहले क्यों आएगी भाई, वेट के बाद आएगी ना, वेट तो सबसे आखिर में आएगी। अगर पहले लिख दी तो पहले लिख दी तो नहीं चलेगी। कितने कहते हैं क्वेरी सही है, कितने कहते हैं क्वेरी सही नहीं है, नहीं आएगी। सही है, ये देखें एरर आ जाएगा, आ गया एरर। इसको आहिस्ते से समझेंगे कि क्वेरी जो रन होती है, तो मैंने आपको बेसिक बताया ना कि क्वेरी फ्रॉम से रन होती है, तो फ्रॉम से रन होने के बाद फिर कहाँ जाती है क्वेरी, सही है। तो फ्रॉम से रन होने के बाद क्वेरी लिमिट में नहीं जाती है, लिमिट तो सबसे आखिर में आ जाती है। ठीक है, लिमिट तो सिलेक्ट के ही बाद जाती है, सही है, सबसे आखिर में लिमिट आएगा। फ्रॉम के बाद आपका सिलेक्ट आएगा, अगर मैं अब तक जितनी चीज़ें समझाई उसके लिए कह रहा हूँ, वरना फ्रॉम के बाद आपके वेयर पे जाएगी क्वेरी। ठीक है, पहले आप उस जगह पे चले गए, उस टेबल पे चले गए कि जहाँ पे आप जो आपका सोर्स है, वहाँ पे आके आप ये बोल रहे हैं कि जो जेंडर इक्वल टू फीमेल है, तो जेंडर पे फिल्टर करेगा और फीमेल, जो डेटा बन जाएगा उसके सारे कॉलम ले आओ, कि सारे कॉलम लेकर आ जाए। फिर मैं बोलूँगा नहीं, जो सारे कॉलम जो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कोई सिर्फ एक लेकर आओ, सिर्फ एक रॉ लेकर आओ, फिर वो उन सारे कॉलम की सिर्फ एक रॉ लगा के आपको ला के देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रन होगा। आप यहाँ और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तानी डेटा नहीं है तो हम कुछ और इसके ऊपर बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम फर्स्ट नेम पे अली वली लगा दें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लगाई तो थी लिमिट 1, ये देखें। ठीक है, क्वेरी कहाँ से रन होगी, यहाँ से फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के पास गया वो, जहाँ पर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल है, देखिए जेंडर को फीमेल पे फिल्टर आउट किया। ठीक है, यहाँ के बाद दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ क्या चाहिए, सिलेक्ट ऑल, सब ले आओ, और आखिर में कितनी लिमिट का लेकर आओ, एक, सिर्फ एक रॉ लेके आना। जी नहीं, वो इसके लिए नहीं है, उसके लिए ज़ाहिर आप थोड़ी सी एडवांस क्वेरी लिखनी पड़ेगी। 17 रॉ के लिए आपको रैंक असाइन करना पड़ेगा, फिर वो उस तरह से चीज़ें होंगी। 17 इसमें ये वो नहीं आ रही आपके पास, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है। हाँ, ये इंडेक्सिंग नहीं हो जाएगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन बेसिक समझने के लिए अभी मुश्किल हो जाएगा। वो मल्टीपल क्वेरीज लिख के इसके अंदर इंडेक्सिंग बनती है, बेसिक तरह से नहीं बनती है। सही है, मैंने बेसिक पढ़ी है। हाँ मैंने बेसिक पढ़ी है। बेसिक। अब किसने इंडेक्सिंग करी है, इंडेक्सिंग करी है, इंडेक्स जो कह रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि 17 रॉ निकाल के लानी है, कैसे बनेगी क्वेरी। मैंने कि बेसिक क्वेरी तो नहीं है ना, उसको कई सब क्वेरीज बना बना के आपको निकालनी पड़ेगी, या उसमें कम से कम जो मैं समझता हूँ, मुझे मैंने भी एक ज़माने में बनाई थी इंडेक्सिंग की क्वेरी, मैंने सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकाली थी, वो मुझे वो याद है हल्की सी, तो वो उसमें रैंक का फंक्शन असाइन किया था, तो उसी से मुझे याद है कि वो रैंक पर कुछ लगेगा तो फिर कुछ निकल कर आएगा। हो सकता है कुछ इंडेक्स हो, इंडेक्स नहीं, कुछ नहीं इंडेक्स। अगर 20 का कोई डाटा जैसे 10 से लेके 20 तक के रोज निकालनी है, उसके लिए भी इंडेक्सिंग हुई है। हाँ जाए, अगर जैसे 2 कॉलम निकाले, डेट ऑफ बर्थ और इसे डेट, हाँ। उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, जो से कॉलम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और 2 कॉलम आ जाएंगे। सही है, ये 2 कॉलम आ जाएंगे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, उनके नाम आ रहे हैं जो फीमेल हैं। और सर अगर सारे चाहिए मुझे, मतलब सारे देंगे तो सबके लिए तो आए, शायद आ जाएगा। सारे देंगे लेकिन नाम और पढ़ते हैं। हाँ सारे देंगे
सब ये तो आया था। नहीं वो वेयर वेयर की कंडीशन आता है। तुम ये बोलो सबके देखने हैं, सबके बर्थडे और फर्स्ट नेम देखने हैं, तो वेयर कंडीशन हटा दो। सही है, ये बेसिक बेसिक सबको क्लियर हो गया। इसमें खेलते रहे, एक कॉलम को निकाल लें, दो कॉलम निकाल लें, उसी कंडीशन के ऊपर साथ में लिमिट लगा दें। जो चीज़ें पढ़ा दी उनको मुख्तलिफ तरह से बार बार रन करते रहें, खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जो एक चीज़ समझा दी वो हर जगह यूज हो जाएगी। सही है, ज़रूरी नहीं कि जब सिंपल क्वेरी लिखूँ उसी के अंदर आप कोई कॉल कर सकते हैं। सही है, आप फ्रॉम वेयर के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर के साथ लिमिट भी लगा सकते हैं, और आगे जितनी फंक्शंस पढ़ेंगे वो सब एक साथ लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, हम अभी बेसिक चीज़ों पे हैं। दोबारा बेसिक क्वेरी लिख दी मैंने अपनी। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। सर इंसर्ट क्या है इसमें? हाँ, इंसर्ट वगैरह कोई चीज़ हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट तो नहीं होगी ना इसके अंदर, इंसर्ट तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, इंसर्ट नहीं करा रहा मैं। अच्छा जी, मेरे पास जो था एसक्यूएल के अंदर फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, सही है। अच्छा जी, ये क्वेरी मैं रन करता हूँ, बेसिक क्वेरी। ठीक है, तो बेसिक क्वेरी रन हो गई। एक और फंक्शन है मेरे पास, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब लेट्स सपोज अपने डेटा को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। सही है, ए टू जेड सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, असेंडिंग स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, किसी भी कंडीशन के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। ऑर्डर बाय मैं कह रहा हूँ कि आईडी के बेसिस के ऊपर आप सॉर्ट कर दें, या चले फर्स्ट नेम की बेसिस के ऊपर सॉर्ट कर दें। ठीक है, जिस तरह से वेयर के आगे कंडीशन लगाई थी वैसे ही उसी तरह ऑर्डर बाय के आगे मैंने दोबारा कॉलम का नाम लिख दिया कि मैं फर्स्ट नेम के बेसिस के ऊपर अपने डेटा को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहूँ तो मुझे आखिर में डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, DESC डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। ASC असेंडिंग भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं ASC असेंडिंग नहीं भी लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही असेंडिंग में कर देगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर बाय लग गया है, तो ऑर्डर बाय का मतलब ये कि मैं डेटा को किसी ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने अपने पास असेंडिंग रखा हुआ है। डिसेंडिंग के लिए मुझे स्पेशली बोलना पड़ेगा कि डिसेंडिंग करो। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम डिसेंडिंग किया, तो क्या होना चाहिए? सबसे लास्ट वाली पहला है। सबसे लास्ट वाला पहले नहीं, जो आपके फर्स्ट नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हो जाने चाहिए, यानी कि जिसका नाम Z से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, और जिसका नाम A से शुरू हो रहा है वो सबसे आखिर में चले जाना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये सुजाना के नाम से बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, तो ये उसके बाद ये ZSZO ये उल्टा चले आ रहा है, होते 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 ZE भी आ गया है। ZE के बाद फिर ये ZA, फिर उसके बाद Z ख़त्म हो जाएगा, Y आ गया। ठीक है, और ये होते 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 आपके नीचे तो फिलहाल 10,000 रोज़ी तो हो रही हैं। ठीक है, फुल डिटेल के लिए दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा कोई रीरन करेगा और मुझे फुल डिटेल दिखाना शुरू हो जाएगा। अगर मैं असेंडिंग देखना चाहूँ तो मैं सिंपल ये हटा दूँ और कोई रन कर दूँ, तो बस अब असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, मोबाइल के अंदर ये आप आईडी क्रिएट करें। सही है, दोबारा उस लिंक पे क्लिक कर लें जो मैंने लिंक दिया था। सही है, यहाँ पर आकर ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्लिक करें, क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है आखिर में।
नहीं यार, इसको ना साइड से ऑप्शन में जाएं, अपने ब्राउज़र के ऑप्शन में जाएं और इसको व्यू इन डेस्कटॉप मोड करें। ये मोबाइल व्यू ऑन हुआ हुआ है। ब्राउज़र का ऑप्शन जो है ना, साथ में 3 डॉट ऊपर बने हुए आ रहे हैं, इसमें इसका डेस्कटॉप मोड ओपन करें, वेब मोड ओपन करें। सही है। अब वही सेम मेरी वाली विंडो आ गई होगी आपके पास। सही है, तो क्वेरी जो लिखी हुई है ना, वहाँ क्लिक कर लें। ये फंक्शन ऑर्डर बाय फंक्शन दोनों साथ में चल सकते हैं, चलिए। मैं दिखाता हूँ। सही है। अच्छा, अब 2 फंक्शन आपने पढ़ लिए, अब 2 फंक्शन को एक साथ भी यूज़ कर लें। आपने पहले ऑर्डर लगा दिया होगा, पहले वेयर लगाएं। सही है। वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम सेंडिंग, रन की क्वेरी। अब ये सारे मेल के नाम आ रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हुए हुए आ रहे हैं। ठीक है। नेम की जगह मैं इसको बोल देता हूँ बर्थ डेट सेंडिंग। तो सबसे ओल्डेस्ट मैन की से असेंडिंग हो गया। सही है। 1965 अक्टूबर 16, 17, 18, 19 फिर 21 की डेट के ऊपर 65 ख़त्म हो जाएगा, 66 शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाइज सॉर्ट हो गया। ठीक है। तो जिस तरह से आप एक वक्त में 2 फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, आप एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। जिस तरीके से आप एक वक्त में मल्टीपल कॉलम को उठा रहे थे, दोबारा बेसिक के ऊपर आ जाऊं। ये लिखा था हमने, एक वक्त में एक से ज़्यादा कॉलम को देख सकते हैं। उसी तरह से आप एक वक्त में एक क्वेरी एक कंडीशन के साथ मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उस मल्टीपल कंडीशन को देने के लिए आपके पास, ये मैं आगे समझाऊंगा ऑपरेटर्स के ऊपर कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स का यूज़ किससे होता है। बस ये समझ लें कि आपको जब मल्टीपल कंडीशन देनी होंगी तो आपको एंड ऑपरेटर यूज़ करना होगा। ठीक है। ये एंड ऑपरेटर क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे। तो ये समझ लें कि हमें एंड यूज़ करना होगा जब हमें एक ही क्वेरी के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन देनी होगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो तो डेटा लाओ जो मेल का है, लेकिन वो डेटा लाओ कि जो आपका जो है ना 2020 से बड़ी जिनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। सही है। 2 कंडीशन देना चाह रहा हूँ मैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं फिर जो लिखूंगा वो मैं एंड की कमांड यूज़ करूँगा। एंड एक मिनट, चलिए कोई डिपार्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है। एंड जो कि डिपार्टमेंट जिनका है आपका इंजीनियरिंग। ठीक है। इंजीनियरिंग। ठीक है। तो अब वो सारे मेल आ रहे हैं कि जो उन सबका डेटा आ रहा है कि जो मेल भी हैं। ठीक है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। सही है। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ और भी कुछ दे दूँ, लोकेशन भी दे दूँ। इंग्लिश क्योंकि हेडक्वार्टर से जॉब कर रहे हैं,
ठीक है, वो भी साथ में आ जाएं। अब वो सारे मेल आ रहे हैं तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जॉब भी करते हैं, लेकिन वो हेड क्वार्टर के अंदर ही बैठ रहे हैं। सही है, मैं कई कंडीशन लगा सकता हूँ, जितनी कंडीशन लगा दूँ कोई मसला नहीं है। अच्छा, कंडीशन बड़ी हो जा रही है, क्वेरी बड़ी हो जा रही है, तो मैं क्वेरी को अपनी सिंपल सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था ये क्वेरी आपकी एक साथ एग्जीक्यूट होती है, तो इसमें इंटर या इसमें बीच की जो स्पेसेस हैं वो मैटर नहीं करती कि आपके डेटा के अंदर कितनी स्पेस है, कितना इंटर आ रहा है। अपनी क्वेरी को समझने के लिए ऐसे लिख दिया, ऐसे, ताकि आसानी समझ में आ जाए कि सब लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम यहाँ से लेके आ रहे हैं, कंडीशन ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में मैं स्पेस डाल दी है, एंटर कर दिया है, इससे मेरी क्वेरी के ऊपर या मेरे ये जो पूरा जो फंक्शन लिखा है मैंने इतना बड़ा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हो सकती है क्वेरी के अंदर गलती की गुंजाइश ये है कि अगर आपने फंक्शन जो है वो गलत लिखा तो ज़ाहिर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, फिर वो एरर आ जाएगा। फंक्शन लेवल के ऊपर गलती है, एक सेकंड, फंक्शन लेवल पे गलती होगी तो आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, कॉलम लेवल पे गलती होगी या टेबल लेवल पे गलती होगी, वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज किया, ह्यूमन रिसोर्स लिख दिया। अच्छा, ये शायद गलती आइडेंटिफाई ना हो, अगर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज दो अलग अलग टेबल हैं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर सारा काम हो जाएगा, जबकि मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना था। ठीक है, ये बहुत इस तरह की एग्जाम्पल शायद कभी ज़िंदगी में पालना ना पड़े, लेकिन पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स के नाम से कोई टेबल नहीं है, तो जैसे मैं रन करूँगा क्वेरी, ये एरर आ जाएगा कि टेबल अननोन, टेबल नेम अननोन, टेबल नेम नहीं पता इसको कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ठीक है, सेम इस तरह से उसी टेबल के अंदर कई कॉलम्स हैं, जेंडर के नाम से कॉलम है और एक कॉलम है जिसका जी कैपिटल है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। उसमें छोटे में लिखे हैं, कैपिटलाइज में लिखे हैं या प्रॉपर में लिखे हैं, जिस तरह से भी लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन वो बात आपके फंक्शंस के हद तक है। सही है, जेंडर का जी जो है ना, ये तो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्क कर सकता है कि एक कॉलम का नाम ये भी हो सकता है जेंडर, या एक कॉलम आपने बोल दिया कि हो सकता है जेंडर का कॉलम जैन के नाम से हो। अमूमन ये मिस्टेक हो रही होती है, याद नहीं होता डेटाबेस के साथ जो काम कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअल कॉलम किस नाम से, शॉर्ट में लिखा हुआ है, लॉन्ग में लिखा हुआ है, तो अक्सर क्वेरी में शॉर्ट लिख के चला दिया, क्वेरी नहीं जल्दी समझ में आ गया, अच्छा यार इससे तो बड़ा है। ठीक है, पूरा जेंडर लिखा हुआ है, तो अगर मैंने सिर्फ ये लिख के चला दिया, सही है, नेटवर्क है यार। ठीक है, इसके लिए क्योंकि ये डेटाबेस नहीं है तो इसके लिए नेटवर्क एरर ही होगा। ठीक है, तो ये समझ नहीं पा रहा है इसको, मैंने अगर ये डेटाबेस होता मेन तो ये फ़ौरन बोलता था कि मैं नहीं एग्जीक्यूट कर सका। ठीक है, लेकिन अब जो बात समझाने जा रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा। लेकिन गलती अगर आपने इस लेवल पे करी है ना, स्ट्रिंग पास करते टाइम पे की है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ठीक है, किस तरह से, ये आपने मेल लेके बस एक स्पेस दे दिया, सही है, तो ये क्वेरी रन हो जाएगी। इंटरनेट ही चला गया भाई हमारे। क्या है यार,
देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये तो हिलता रहेगा, हमें पता है ना यहाँ की हरकतें यहाँ पे क्या होती हैं। रेडमी 10 से कर लूँ भाई? हाँ नीचे पासवर्ड लोग ज़्यादा कनेक्ट हो गए, एक लोग कम हो गए। इसमें हो गया। हो तो गया, चल गया। अच्छा जी, ये देखें, बैक टू टॉपिक पे दोबारा आ जाएं। ठीक है, हम एरर को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे थे। मैंने किया ये कि सिंपल मेल के साथ छोटी सी स्पेस डाल दी। ठीक है, तो क्वेरी पूरी रन हुई है और लेकिन रिजल्ट नहीं आया इसका। सही है, क्वेरी रन हो गई है, क्वेरी रन हो गई 2.9 सेकंड में क्वेरी रन हो गई और रिजल्ट आ गया, योर क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट। वजह सही है, ये वजह ये है कि जो मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर मेल या फीमेल का ही डेटा है, मेल के आगे कोई स्पेस नहीं लगी हुई। ठीक है, मैंने जो स्ट्रिंग पास की उसमें मैंने स्पेस दे दिया, तो वो उस चीज़ को सर्च कर रहा है, उस क्राइटेरिया को सर्च कर रहा है। इसमें MALE और M कैपिटल है, ALE स्मॉल है और साथ में स्पेस है। इस चीज़ को सर्च कर रहा है डेटा के हर एक रॉ के साथ, जहाँ जहाँ वो कंडीशन नज़र आ रही है वो डेटा लाके दे रहा है उसको। पूरे इस कंडीशन पूरे डेटा टेबल के अंदर इस तरह की कंडीशन कुछ मैच ही नहीं हुई, उसमें नो डेटा ला के दे दिया। ठीक है, स्पेस नहीं भी हो, आपने इंजीनियरिंग के डबल ई में से एक ही खा गए, स्पेलिंग जैसे याद नहीं थी, नहीं आएगा डेटा। सही है, क्योंकि स्ट्रिंग ज़ाहिर है जो आप पास करें तो आपको एक्यूरेट स्ट्रिंग पास करना ज़रूरी है। ये आपका एरर आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा। आप बोल देंगे, आप आगे कोटेशन क्या पास कर देंगे कि हमारी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो मेल हो और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हो और हेडक्वार्टर में जॉब करते हों, जबकि गलती आपकी है क्योंकि आपने क्वेरी सही से पास नहीं की हुई। सही है, तो स्ट्रिंग को पास करते हुए ना, हमारा फोल्ड हमें नजर नहीं आ सकता। हाँ हमारा जो फोल्ड है वो हमें नजर नहीं आ सकता। नहीं, क्योंकि जाहिर है आप ये जो एरिया है ना, ये तो वो है कि जो कंडीशन पास हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आप इस पर आप जो कुछ लिखेंगे उसको सर्च करना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप नाम लिखें, आपका नाम सर्च करना शुरू हो जाएगा। आपके नाम से रिलेटेड किसी का नाम होगा तो नाम ला के दे देगा वो। ठीक है, नहीं होगा तो बोल देगा कोई नाम नहीं है। ये थोड़ी बोलेगा कि भाई तुम्हारे नाम का कोई बंदा नहीं पाया जाता और तुम गलत नाम लिख रहे हो, तुम्हें ये नहीं ये सर्च करना है। उसको थोड़ी पता है कि आपको क्या सर्च करना है। एक्चुअल जो आपने कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को सर्च करके ला के दे देगा जी। डेटाबेस से डेटा है तो फॉर एग्जांपल 500 कॉलम से डेटा है तो 500 कॉलम के एक्टिव तो टाइटल है तो डेटा में 500 कॉलम्स है। हाँ, तो टाइटल ऑफ कॉलम में टाइटल ऑफ अलग है, तो किस तरह आप एनालाइज करेंगे 500 कॉलम में तो उसमें ये कॉलम में ये चीजें। ये तो आपका अपना यूज़ केस होगा। ये तो मैं एक डमी डेटा के ऊपर काम करवा रहा हूँ, तो आपको पता है, आपको आप भी पूछेंगे भाई डेटा में और क्या क्या हो सकता है। लेकिन जब आप एक्चुअल कोई काम करेंगे किसी कंपनी के अंदर, तो आपको पता होगा कि मेरे डेटा के अंदर क्या क्या कॉलम है। आपको डेटा की डिक्शनरी आपको साथ में दी हुई होगी कि ये हमारे जो डेटा बेसिस हैं, जो टेबल्स हैं, उसकी ये कॉलम्स हैं और इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, डिक्शनरी मेंटेन होती है। जब डेटाबेस बनता है उसकी डिक्शनरी ही मेंटेन होती है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ें होती हैं। फिर ज़ाहिर है आप डोमेन में काम करते हो तो डोमेन की एक्सपर्टीज आपको पूरी हो जाती हैं। ये एंड उसका लिख सकते हैं जो अलग चांस आता है कि दूसरा एक ऑर्डर में जाने क्या एंड को क्या ऑपरेटर वाले एंड की बात करते हैं।
वो एंड पर्सन नहीं 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 बोल नहीं सकते। ये कौन से कैसे सवाल आते हैं, परेशान हो जाता हूँ मैं। नहीं भाई ठीक है, आपके सामने सिला दिया। ऐसा तो क्वेश्चन मैं खुद पूछ लेता हूँ कि ये चलता भी कि नहीं चलता। ठीक है कंफर्म हो गया, मैं नहीं चलता। नहीं करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, पाइथन में चल जाएगा। नहीं चलेगा, सही है। ठीक है जी, ऑर्डर बाय लिमिट काउंट, तीन चीजें हो गई हमारे पास। फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, लिमिट हो गई, चार चीजें हो गई। ठीक है वही ना, फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय लिमिट चार। वेयर तो आ गई ना कंडीशन में, सही है। अभी एंड को कंसिडर नहीं करें, एंड को बाद में कंसिडर करेंगे। और एक दो तीन कॉन्सेप्ट और दूं छोटे छोटे, मुश्किल नहीं आसान है, बेसिक ही है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे पहुंचेंगे ना। और इसके ऊपर एसक्यूएल ज़्यादा क्लासेस लगानी नहीं है, ठीक है। टाइम भी अभी तो आधा घंटा बचा है क्लास में। मोबाइल पे क्यों नहीं रहा? क्या मसला हो गया होगा ना, पहले तो चलता था, कोई मसला हो गया होगा। यार मोबाइल का मुझे आइडिया नहीं है क्या एरर क्या आ रहा है। जेंडर के बाद स्टैटिक क्यों मार्क किया हुआ है? जेंडर के बाद इक्वल्स आना है ना। देखिए एक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम, बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें से पहला एग्रीगेट फंक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो है काउंट, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन डेटा को एग्रीगेट में कन्वर्ट करेगा, यानी नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जब हम पूरे डेटा को देख रहे थे तो हम सिलेक्ट ऑल यूज कर रहे थे, ये पूरा डेटा आएगा आपके पास। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरा डेटा ना है, पूरे डेटा का काउंट आ जाए कि मेरे पास कितनी रॉज हैं डेटा के अंदर। तो अगर मैं डेटा की रॉज का काउंट देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट के बाद मैं काउंट का फंक्शन यूज कर दूंगा, ठीक है। काउंट ऑफ स्टेरिक मतलब कि जितनी भी रॉज हैं कॉलम में, काउंट ऑफ स्टेरिक मतलब कि जितनी भी रॉज हैं उनका काउंट लेकर आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो काउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएगा मेरे पास। जैसे मैं रन करूँगा क्वेरी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कितनी रॉज हो गई हैं? 22,000 रॉज का डेटा है सिंपल इसके अंदर, इससे बड़ा डेटा नहीं है, ठीक है। नजर आ रहा है पीछे वालों को भी को? तो जिस तरह से काउंट के अंदर मैंने स्टैटिक लिखा तो वो ये क्या कर रहा है, पूरे डेटा के रॉस का काउंट दे रहा है। अगर मैं किसी एक खास स्पेसिफिक कॉलम का काउंट देखना चाहूँ तो जहन में बात आनी चाहिए कि कॉलम का काउंट देखूं या पूरे डेटा का, पूरे टेबल का काउंट देखूं, एक ही बात होनी चाहिए, है ना। आप लोगों के सामने है अभी कितना काउंट है ये 22267। चाह रहा हूँ काउंट ऑफ आईडी यूज कर लूँ, काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चेंज हो गया, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया मसला, सही है। कुछ आईडीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर डेटा नहीं फिल हुआ हुआ, वो ब्लैंक है, सही है, लेकिन उनकी बाकी इंफॉर्मेशन फिल होगी, जिसकी बेसिस के ऊपर वो रॉ पूरी जनरेट हुई हुई है लेकिन आईडी का कॉलम खाली आया हुआ है, सही है।
तो ज़ाहिर है कुछ 50-60 कुछ ऐसे कॉलम रॉज होंगी जिनके अंदर आईडी नहीं आई होगी। जब मैं आईडी का काउंट ले रहा हूँ तो वह आईडी जितनी आ रही हैं उनका काउंट आ रहा है, और जब मैं आपके पास सिंपल काउंट स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरे टेबल की जो काउंट है वो निकल के आ रहा है, पूरे टेबल की जो रॉज है उन रॉज का काउंट मेरे पास आ रहा है। ठीक है। आईडी का वेयर नल करके आ जाएगी ना, वेयर आईडी इज नल तो आ जाएगी। ठीक है, इस पर आता हूँ। नहीं आता। अच्छा, जिस तरह से मैं एक कॉलम को कॉल कर सकता था, एक मल्टीपल कॉलम को कॉल कर सकता था, उस तरह मैं मल्टीपल फंक्शंस को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं काउंट ऑफ स्टैटिक कॉमा काउंट ऑफ आईडी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दो काउंट आ जाएंगे। ये काउंट आपके पास टेबल का काउंट है, ये काउंट आपके पास किसका है, आईडी का काउंट है। वो आगे बताता हूँ, ये समझ में आ गया। आपको मेल्स का काउंट चाहिए खाली, तो अब आगे इसके बाद फिर वेयर कंडीशन आ जाएगी। ये लें, बिल्कुल वेयर जेंडर इक्वल्स टू ठीक है। अब दोनों बराबर कैसे हो गई, सही, जितनी मेल्स हो उनकी आईडी पूरी है, सही है। तो पहले फिल्टर हो गया मेल के ऊपर, ठीक है। अब वो नल लॉस हट गई तो मेल की आईडी बची है, तो मैं पूरे टेबल का काउंट लूँ या एक आईडी का काउंट लूँ, सेम आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने आ रहा था। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँगा, सिलेक्ट काउंट ऑल या सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी। सवाल सुने मेरे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, ऑल एम्प्लॉय आईडी। कितने लोग कहते हैं ऑल, मेरे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि काउंट ऑफ आईडी के जरिए इस सवाल का आंसर निकलेगा। आईडी से निकलेगा। उसकी वजह ये है कि जो बहुत से ऐसे होते हैं कि आईडी चेंज भी होती है, हो सकता है कि उस बंदे की पुरानी आईडी भी हो, नई आईडी भी हो, और अगर भी प्रमोशन होता है तो कुछ भी होता है तो उसकी आईडी नंबर चेंज नहीं रहता, तो दोनों आईडी आ जाएंगे फिर। तो वो चीज़ तो कैटर हो ही नहीं रही यहाँ पर, वो चीज़ तो यहाँ पे हो ही नहीं रही कैटर, क्योंकि आपकी जो है काउंट के अंदर भी हम करेंगे तब भी वो दोनों रॉस काउंट हो जाएंगी उस बंदे की, सही है। और आईडी के अंदर भी दोनों रॉस काउंट हो जाएगी। मेरी आईडी 1 2 3 थी, मैं परमानेंट हो गई, मेरी आईडी 4 5 6 हो गई। जब मैं 4 5 6 तब भी मेरी आईडी आ गई, 1 2 3 तब भी मेरी आईडी थी। सवाल ये कि मेरी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका सवाल काउंट स्टैटिक से आएगा, काउंट आईडी से आएगा। सिर्फ लोग कितने काम हाँ, कर रहे हैं, बाकी डेटा नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ मैं ये बता कर चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं, ओवरऑल लोग मेरे डेटा मेरे पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बस ये। नहीं, वो काउंट से हो जाएगा, काउंट स्टैटिक काउंट आईडी काउंट स्टेज से हो जाएगा सर, क्योंकि क्या पता किसी की आईडी नहीं हो, जिसकी आईडी नहीं होगी वो एम्प्लॉय होगा, नहीं हो सकता। क्योंकि देखें डेटाबेस के अंदर मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी टेबल्स हैं वो एक आईडी उन सब में यूनिक होगी, सही है। वो आईडी एक प्राइमरी की होगी जो कि हर एक जगह पे जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, जो कि आपका जीआर नंबर था स्कूल के लिए, ठीक है।
इस तरह से एम्प्लॉय का जो टेबल होगा, ये जो कंपनी का जो डेटा होगा, उसके अंदर एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय नंबर होगा, किसी बंदे को, कोई बंदा एक कंपनी का एम्प्लॉय कब बनेगा, तो उसका एम्प्लॉय नंबर क्रिएट हो जाएगा। जब तक उसका एम्प्लॉय नंबर क्रिएट नहीं होता तब तक कोई एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाएगा। सही है। लेकिन ऐसे भी तो केसेस होते हैं जिसमें आईडी कार्ड बाद में इशू होता है। आईडी कार्ड मिलना बाद में अलग बात, वो तो कार्ड मिलना तो प्रोसेस का हिस्सा। आप लोगों को तो आज कार्ड मिला है ना, लेकिन आप लोगों को जिस दिन इनरोलमेंट हो गई उस दिन आप लोगों को नंबर असाइन हो गया था यहाँ पर, ये आप लोगों का नंबर है, उस दिन से आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हो गए थे। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैं डेटाबेस के अंदर, मैं डेटा के अंदर जाऊँ और मैं अपनी इंफॉर्मेशन पूरी लिख दूँ तो वो इंफॉर्मेशन तो आ सकती है। ठीक है, जब तक मैं कोई अपना आईडी लिखूंगा तब तक मैं एज एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किया जा रहा हूँ। सही है, जब भी मुझे दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल शायद मुश्किल हो समझाने। मैंने डेटाबेस बनाया, मैंने टेबल बनाया और गलती से मेरे टेबल के अंदर नीचे 50 रोज एक्स्ट्रा मैंने ब्लैंक छोड़ दी किसी वजह से, उनमें कोई स्पेस डाल दिया, कुछ ऐसा एरर आया कि मेरे डेटा में 50 रोज एक्स्ट्रा आ गई ब्लैंक, उनमें डेटा नहीं है, उनमें कुछ स्पेस वगैरह आ गई है, स्पेस इंटर कुछ, ये डेटा जिस जगह से पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट किया था, वहाँ से कुछ और कैरेक्टर्स कुछ अजीब से कुछ आ गए। सही है, जिसकी वजह से कुछ नीचे 50-60 रोज एक्स्ट्रा। ठीक है, ये पॉसिबल है डेटाबेसिस के अंदर। अभी तो अपडेट पे गए नहीं ना हम, तो सिंपल बात करूँ तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मेरे पास कि मैं अकाउंट निकालने के लिए कि मेरे पास एम्प्लॉय का अकाउंट क्या है, मेरे पास बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं काउंट ऑफ आईडी के जरिए एम्प्लॉय का अकाउंट का। सही, क्योंकि यहाँ तो वो लोग ही होंगे कि जिनकी जो एम्प्लॉय हैं। सही, बाकी कॉलम के अंदर शायद कुछ, यानी अगर मैं लास्ट नेम के ऊपर काउंट लगाऊं, हो सकता है कुछ लोगों का लास्ट नेम ना हो, सिर्फ फर्स्ट नेम हो। ठीक है, तो लास्ट नेम का हो सकता है काउंट कुछ और आए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है ना कि एनालिसिस करने के लिए तो पहले डेटा क्लीन होना चाहिए। अगर डेटा क्लीन नहीं होगा उस पर एनालिसिस करेंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ये क्लियर कर दूँ कि जो आपकी प्राइमरी कीज़ जो होती है ना, बेसिकली जब जो लोग डेटाबेस बनाते हैं ना, बेसिकली वो प्राइमरी की जो कॉलम असाइन करते हैं, जिस कॉलम को प्राइमरी की बोलते हैं, या जो आईडी के कॉलम को मैं कहता हूँ कि ये मेरा आईडी का कॉलम है, मेन कॉलम है, इसके अंदर ये जो की है ये उसकी कुछ खुसूसियात डिफाइन करते हैं। सही है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, जो कॉलम को डिफाइन जब करते हैं कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। कंस्ट्रेंट्स का सुना है ना, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, वो जो कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं बेसिकली उसके बाद कुछ कंडीशन सेट कर देते हैं कि ये जो कॉलम है आईडी का, इसके अंदर हमेशा यूनिक ही नंबर आएगा, कभी रिपीटेड नंबर नहीं आएगा, या ये नंबर कभी भी नल या इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, मैंडेटरी है इसको फिल करना, बाकी आप तब भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी है फिल करना। ये इस तरह की और बहुत सारी कंडीशंस आप लगाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो भी प्राइमरी की का जो कॉलम होता है उसके ऊपर ऑलरेडी पीछे बैकएंड के ऊपर कुछ चीज़ें सेट हुई भी होती हैं। सही है, तो वो आपका नंबर कभी भी नल नहीं हो सकता, या वो आपका नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ आपको डेटाबेसेस के अंदर आपको पहले से प्री प्लान आपको बनी हुई मिलेगी, जिससे आपको काम करने में आसानी मिलेगी। ज़ाहिर आपको भी किसी न किसी असम्पशंस पे काम करना होगा ना। जब आपको ये कंडीशन ही समझ, आपको यही क्लियर नहीं होगा कि आपके डेटा के अंदर कौन सा कॉलम में यूनिक है, मैं कहाँ से वैल्यू को निकाल सकता हूँ, तो आपको हर कॉलम से एक नई वैल्यू मिल रही होगी। आप लोगों ने नहीं यार को आईडी नेम से करता हूँ, नेम से कोई अलग वैल्यू आएगी, नहीं एड्रेस से करता हूँ। अच्छा, डिपार्टमेंट तो हर किसी का होगा, डिपार्टमेंट से कर लेता हूँ। अच्छा, डिपार्टमेंट किसी का, अभी इसमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट नहीं किया, डिपार्टमेंट खाली रह गया, तो कोई एक कॉलम होगा जो जिसके ऊपर आगे इत्तिफाक करना होगा, वो आपका आईडी, वो प्राइमरी की का कॉलम होगा जिसके अंदर आपकी मेन आईडी आके गिरी होगी, जो कि आपका आईडी होगा। ठीक है,
जब भी कभी आपसे किसी भी डोमेन का काउंट पूछा जाए तो आपको उस डोमेन का काउंट निकालने के लिए कहाँ जाना होगा, उसकी आईडी का काउंट यूज करना होगा। यानी कि अगर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल का काउंट अगर पूछा जाए आपसे, आप स्कूल के डेटाबेस को संभाल लें, तो आप स्कूल में जाके जीआर नंबर का काउंट निकालेंगे और बताएंगे कि टोटल स्कूल के अंदर इतने बंदे हैं जो स्कूल से अब तक पढ़ के जा चुके हैं या स्कूल की हिस्ट्री के अंदर आए हैं। ठीक है, इस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आप ये एम्प्लॉय आईडी यूज़ करेंगे, दराज वाले अपने कस्टमर की आईडी यूज़ करेंगे और जेडीसी वाले अपने स्टूडेंट की आईडी यूज़ करेंगे। बाकी हर बंदा अपना जो मेन आईडी का कॉलम है उसको यूज़ करना होगा। ठीक है, इसी वजह से ये फ़र्क आ सकता है कि काउंट स्टेरिक और काउंट आईडी में डिफरेंट है। सवाल अगर ये हुआ आपसे कि एम्प्लॉय का काउंट क्या है, तो आपको हमेशा काउंट आईडी यूज़ करें। बल्कि ये समझें आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है, आप हमेशा काउंट स्टेरिक यूज़ नहीं करें, काउंट आईडी यूज़ करें। हाँ, अगर आपने एक मरतबा ये श्योर कर लिए कि आपका काउंट स्टेरिक काउंट आईडी वो सेम आ रहा है, फिर भले हमेशा काउंट स्टेरिक यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब कभी आपके काउंट स्टेरिक और काउंट आईडी में फ़र्क हो तो फिर आपको काउंट स्टेरिक को यूज़ कहीं नहीं करना, हमेशा काउंट ऑफ आईडी यूज़ करना। ठीक है, यहाँ अच्छा जो एंड यूज़ किया था वो कंडीशंस में था कि हम ये बोल रहे थे कि ये कंडीशन है प्लस यानी कि मजीद ये भी कंडीशन है, मजीद ये भी कंडीशन, 3 कंडीशंस की बेसिस के ऊपर हम ये कर रहे थे। यहाँ हम कंडीशन ही दे रहे हैं, बल्कि हम एक मुख्तलिफ कॉलम्स को कॉल कर रहे हैं। तो कॉलम को कॉल करने के लिए एंड की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉमा कॉमा करके भी आ जाएगा। ठीक है, वो हम एंड के ऊपर आएंगे कि बेसिकली एंड का मेन मकसद क्या होता है। काउंट आईडी का हो गया, काउंट स्टेरिक हो गया, काउंट वर्सेस डिफरेंस समझ में आ गया आपका। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम इसको छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। जी भाई, क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका? इतने मेले सब आने चाहिए। यार मैं एक बंदा तो मैं तो लिख सकता हूँ ना ऐसे कि मैं कैपिटल में लिखूं, तो ऐसे मेल लिखते नहीं, ऐसे मेल नहीं सकते, लिख सकते हैं ऐसे मेल। सर डेटाबेस में किया ना। हाँ अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं अभी आप सबसे अगर आपका बेसिक बायोडाटा लूँ ना, आप में से आधे बंदे मुझे कैपिटल लेटर में लिख के देंगे, आधे बंदे स्मॉल लेटर में लिख के देंगे, आधे बंदे अजीब तरह से लिख के देंगे, तो एक कुछ स्पेस भी ऐड कर देंगे, कुछ अलग तरह से ऐड कर देंगे, लिख देंगे। तो मेरे पास ये सिर्फ इस क्लास का डेटा एक हर अगर 50 बच्चे तो 50 फॉर्मेट में मेरे पास आएगा। तो डेटा तो इस तरह लिखा जा सकता है। अगर मैं किसी ह्यूमन रिस्पॉन्सेस पे काम कर रहा हूँ, गूगल शीट पे मैंने कोई सर्वे फॉर्म लिया, मेरे पास डेटा आया हुआ है और मैं उस डेटा को डेटाबेस में लेकर चला गया हूँ, तो ज़ाहिर है मेरे पास तो इस तरह की इशू आ सकते हैं कि कुछ लोग स्मॉल में लिखेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही स्मॉल लिखेंगे, कुछ फर्स्ट कैपिटल करेंगे, कुछ सारे कैपिटल कर देंगे। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सारे मेल्स आ जाएं, तो फिर मैं क्या करूँगा? अभी तो यहाँ नहीं, लेट्स सपोज अगर कोई होता कैपिटल मेल वाला तो यहाँ पे आ जाता, या अगर कोई बिल्कुल स्मॉल मेल वाला होता तो वो आ जाता, लेकिन यहाँ पे अभी इत्तेफाक से इस डेटा में ये भी कोई नहीं है, तो ये भी कोई नहीं आया। तो ये जो सेंसिटिविटी आई हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? इधर भी आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। सही है, आपको नहीं पता कि आपके डेटा के अंदर स्मॉल में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आप क्या करें? दोनों साइड कैपिटल कर दें। दोनों साइड कैपिटल कैसे करेंगे? यहाँ तो कैपिटल हो गया, ठीक है, रुक जाए, अभी छोड़ दें इस सवाल को, इस क्वेरी को यहीं पर ही ब्रेक करें, दोबारा इसमें आएंगे। बेसिक क्वेरी रन की मैंने, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, या चले मैं इसको यहाँ बोल देता हूँ सिंपल जेंडर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, सिर्फ जेंडर का डेटा देख रहा हूँ मैं, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल सब आ रहे हैं।
इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। एक्सेल में या वर्ड के अंदर अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर भी अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकता हूँ। फॉर्मेट करने के जो फंक्शन है, मेरे पास दो फंक्शन हैं, या तो मैं उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर दूँ या तो लोअर लेटर में कन्वर्ट कर दूँ, सही है। तो अपर इस तरह मैं एक्सेल में आके अपर करता था, लोअर करता था, या सबको है ना क्लियर एक्सेल में अपर के लोअर जो करते हैं, या नहीं तो करके दिखाऊंगा अभी, है किसी को नहीं क्लियर तो बताए। क्लियर है सबको? ये अपर लोअर की बात जो कर रहा हूँ, जिसको नहीं वो पूछ ले। ये JDC 10 के ऊपर मैं अपर लगाऊंगा, तो अपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी लोअर है, ठीक है जी। इसको प्रॉपर करूंगा तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये कोई अजीब सा था, मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ, सब लोअर में आ गया, सब अपर में हो जाएगा, ठीक है। डेटा वही है लेकिन केस उसका जो है ना चेंज हो गया, अपर लोअर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। इसको अपर के फंक्शन में मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो जेंडर है वो अपर केस में आ जाएंगे, सही है। कन्वर्ट नहीं होगा, आपको शो, आपको सिर्फ दिख रहे हैं ऐसे, ऐसा नहीं होगा पीछे डेटाबेस में जाकर किसी ने चेंजेस कर दिया और सारे जो मेल लिखे तो उनको सबको कैपिटल में कर दिया, नहीं, वो वहां पे अपनी जगह जिस फॉर्म में रखा था वो फॉर्म में ऐसे ही रखा हुआ है, दोबारा जाके देख लो। वो अपनी जगह वैसे ही है, ठीक है जी। जनरेट नया भी नहीं किया, ये तो एसक्यूएल है ना। ये क्या कर रहा है कि आपको सिर्फ डेटा ला के दे रहा है, डेटाबेस जो रखा हुआ है, डेटाबेस में टेबल जो रखा हुआ है उसको डेटा को ला के दे रहा है। किस फॉर्म में ला के दे रहा है? अपर फॉर्म में ला के दे रहा है, दिखा रहा है आपको बेसिकली, सही है, सिर्फ दिखा रहा है, समझ में। किस फॉर्म में दिखा रहा है? अपर फॉर्म में दिखा रहा है, खत्म हो जाएगी इससे, सही है। चाहूं तो लोअर कर दूं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब आ जाओ वहीं पर ही, वेयर जेंडर इक्वल्स टू, मैं कहता है यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख दिया, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो अब मुझे जो मैंने कंडीशन पास की उधर भी अगर मैं उसको अपर फंक्शन में बंद कर दूंगा तो मेरे पास वो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा और अपर अपर से मैच होगा तो सारे मेल निकल के आ जाएंगे। जब फंक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो सिलेक्ट वाली जगह पे लगे, वो फंक्शन है कहीं पर भी कॉल हो सकता है, ठीक है। यहाँ वो से आपको दिखा रहा था, यहाँ दिखाएगा नहीं, यहाँ कन्वर्ट कर रहा होगा, कंडीशन के तौर पे यूज हो रहा है, सही है। तो जेंडर इक्वल्स टू, जेंडर सब कैपिटल की उसने, ये फौरन गया ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज क्या किया, जेंडर के पास गया, पहले जेंडर के सारे कैरेक्टर्स को अपर में कन्वर्ट किया, अपर में कन्वर्ट करने के बाद जो कैपिटल MALE मैंने कंडीशन पास की थी उससे मैच करके जो जो मैच हो रहे थे उन सबका सारा डेटा लेकर आ गया। ये काम किया इस क्वेरी ने, ठीक है। अच्छा मजे की बात, यहाँ जेंडर अपर में नहीं है, वजह
क्यों भाई, अपर तो लगाया हुआ है ना। कौन देगा जवाब इसका? साइन तो है। हाँ, वो जो कंडीशन लगी है वो तो वेयर में लगी है, डेटा तो अपनी जगह वैसे का वैसे ही है। उसने कंडीशन को मैच करने के लिए वो काम किया खाली, और एक्चुअल डेटा के सारे कॉलम्स आके देती है। सही है, वहां चीजें चेंज नहीं करी, वो आपको वैसे ही ला के दिया। सही है। अगर मुझे उधर भी चाहिए होगा तो फिर मैं उधर भी ऐसे ही लिखूंगा कि अपर जेंडर लाके दो भाई मुझे। ठीक है। जेंडर से पहले अगर अपन लगाए इक्वल टू के बाद भी फिर कैपिटल में ही होगा। अगर लोअर हाँ, लगाए तो लोअर अगर मैं यहाँ लोअर लिख दूंगा तो मैं यहाँ लोअर लिख देता हूँ। सिलेक्ट के बाद करेंगे तो आपको सिर्फ वो सिलेक्ट के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको शो कराएगा वैसे। सही है। वेयर के बाद जो आप जो लिखेंगे वो उस पर कंडीशन लगाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया आपका, कोई रीजन हो गई। अच्छा, जब यहाँ पर हम थे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो मेल था, मैंने कहा था कि आप लोग तरह तरह के मेल मुझे दे सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी कंडीशन तो आपकी हल हो जाएगी बाय यूजिंग अपर या लोअर केस। ये कंडीशन कैसे हल होगी? इसमें तो एक स्पेस दिया हुआ है किसी ने। क्या 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 दोबारा पूछो। हाँ, और न्यूमेरिक भी होते हैं। सही। अभी आते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आएंगे ना, आएंगे ना यार। अभी तो शुरू किया ना, अभी तो इक्वल्स टू भी पढ़ा रहा हूँ। तो इस कंडीशन का कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, एक्सेल में कैसे करते हैं इस कंडीशन को सॉल्व? ट्रिम लगाते हैं ना। ट्रिम से क्या होगा? ट्रिम से इसके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है सबको? ये देखिए, इसके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई। अच्छा, अगर इसी ट्रिम के ऊपर मैं अपर भी लगा दूं, अब क्या होगा? तो इसको अपर में कन्वर्ट कर देगा और उस पर ट्रिम भी लगा देगा। सही है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रिमूव हो गई और अपर भी लग गया। तो यही कंडीशन वहाँ भी करनी है हमें। उससे क्या होगा कि जो अगर किसी में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं भी तो वो भी रिमूव हो जाएंगी और आपका अपर में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ये मर्जी है, अपर करें या लोअर करें, इसका मसला नहीं है। नहीं, ट्रिम जो है ना आपका, एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर एक से ज़्यादा स्पेस है तो उसको रिमूव करता है। सही है जी। नहीं, लेकिन उसने लिख दिया लवर में, अब हमें तो पूरा मेल का डेटा चाहिए था ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं मेल लिख रहा तो सारे मेल का डेटा आ रहा था, लेकिन उसमें शायद वो सारे मेल का डेटा छूट रहा था जो जिन्होंने स्मॉल में लिखा था या जिन्होंने कैपिटल में लिखा था, उनका डेटा नहीं आ रहा था। सही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया मैंने, ऐसी कंडीशन लिख दी कि जिससे बस सारे मेल एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने एक तरफ या तो उसको अपर में कन्वर्ट कर दिया या तो लोअर में कन्वर्ट कर दिया। एक तरफ लोअर की कंडीशन थी
और एक तरफ जो कॉलम पास किया उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर जिसने कैपिटल में भी लिखा हुआ होगा ना तो उसका वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोअर क्योंकि मैंने आगे कंडीशन लोअर की दी है तो लोअर में लोअर मैच हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे डेटा की 22,000 रॉस हैं वो चेंज नहीं होंगे। हाँ वो चेंज नहीं होंगी, सही, वो कन्वर्ट हो जाएंगी उस फॉर्म में, फिर वो मैच हो जाएगा इजीली, सही है। इस तरीके से ट्रिम लगाने से क्या होगा कि वो बंदा जिसने एक्स्ट्रा कोई स्पेस दी भी होगी, ठीक है, वो उसकी स्पेस भी रिमूव हो जाएगी, और लोअर से वो लोअर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे लोअर से मैच हो जाएगा, और आपके पास अगर डेटा हमारा 22,000 ही रहेगा, डेटा 22,000 ही रहेगा, सही है। मैंने यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अजान हो रही है, वेट कर लेते हैं अजान का। ठीक है, सही, तो अपर और ट्रिम दोनों समझ में आ गया। तो कभी भी कोई स्ट्रिंग को मैच कराना होगा ना, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही रखें कि कुछ भी हो आप अपर ट्रिम लगा दें, अपर ट्रिम लगा के मैच कर लें, सही है। बगैर उसके भी मैच हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा अपर ट्रिम लगाने की प्रैक्टिस कर लें। पता भी हो ना कि मेरे डेटा के अंदर सही चीज़ें, कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी अपर ट्रिम लगा दें। कुछ कभी कोई गलती से कुछ होगा भी ना तो वो आपका तब भी डेटा का पार्ट बन जाए, सही है। तो अपर ट्रिम याद रखना होगा हमेशा आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अपर ट्रिम भी हो गया, काउंट भी हो गया। अब आ जाए आपके सवाल पे, जो आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ फॉर्मेट से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो सारे लोगों का डेटा अपने पास ले आऊँ कि जिनकी डेजिग्नेशन में मैनेजर आ रहा है, वो कोई भी मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे ऑपरेशंस मैनेजर हो, चाहे सेल्स मैनेजर हो, मैनेजर इन अकाउंट्स हो। अब किसी का जॉब टाइटल होगा मैनेजर इन अकाउंट्स, किसी का होगा मार्केटिंग मैनेजर, किसी का होगा मैनेजर ग्रेड 1, कुछ सबके अलग अलग, किसी की शुरू में मैनेजर आ रहा होगा, किसी के आखिर में मैनेजर आ रहा होगा, है ना, नाम में, उसकी डेजिग्नेशन में, सही है। लेकिन सब में मैनेजर जरूर आ रहा होगा। अब मैं कहाँ तक सर्च करूँगा कि भाई मैनेजर ऑफ मार्केटिंग, मैनेजर ऑफ अकाउंट्स, मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस, कितने पॉसिबिलिटीज़ निकाल के चेक करूँगा मैं कि सारे मैनेजर का अकाउंट निकालूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसके नाम में बस मैनेजर आना चाहिए, तो वो डेटा निकाल के ले आऊँ। ये परसेंटेज वाला ही सवाल है, ठीक है। वेयर मेरे पास एक कॉलम है जॉब टाइटल का, सही है, जिसके अंदर लोगों की जॉब टाइटल आ रही है, सही है। प्रोग्रामिंग एनालिस्ट, सॉल्यूशन इंजीनियर, मैनेजर, डेवलपर, क्वालिटी इंजीनियर, ये वो सब आ रहे हैं, ठीक है जी। वेयर जॉब टाइटल, अब अगर मैं इक्वल्स टू यूज़ करूँगा, ज़ाहिर है वो इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू है, वो जिसको अगर जिसका खाली डेजिग्नेशन मैनेजर होगी वही आएगा, खाली डेजिग्नेशन मैनेजर किसी की भी नहीं है। हाँ, सेल्स मैनेजर हो सकती है किसी ना किसी की, सेल्स मैनेजर भी नहीं है किसी की, ठीक है। चलें, जो भी है, मैं चाह रहा हूँ कि उन सबका डेटा आ जाए कि जो मैनेजर हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं क्या करूँगा, इक्वल्स की जगह में लाइक यूज़ करूँगा, लाइक, सही है। लाइक क्या करेगा, उस यानी कि अब मैं जो मैंने स्ट्रिंग पास करी है उसके जैसे वर्ड्स जो मिल रहे होंगे उनको लेकर आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा लाइक भी वही बात हो गई, लाइक मैनेजर तो मैनेजर ही बोल रहा हूँ उसको, एक और मैनेजर बोलूँ, लाइक मैनेजर बोलूँ। मैं कह रहा हूँ भाई मैनेजर से पहले भी कुछ हो सकता है, मैनेजर के बाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैनेजर जरूर होगा उसके नाम में, ठीक है। तो शुरू में कुछ भी हो सकता है, आखिर में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस अपने स्ट्रिंग से पहले परसेंटेज साइन लगानी होगी और अपने स्ट्रिंग के बाद भी परसेंटेज साइन लगानी होगी, ठीक है।
कि मैनेजर से पहले भी कुछ हो सकता है, मैनेजर के बाद भी कुछ हो सकता है। अब जब मैं कंडीशन रन करूँगा तो अब मेरे पास वो सारा डेटा आना शुरू हो जाएगा कि जो जिनका जॉब टाइटल मैनेजर है, सोल्यूशन इंजीनियर मैनेजर। तो ये शुरू में कुछ भी था, वो स्टैटिक ने ये परसेंटेज ने कवर कर दिया, ठीक है, लेकिन मैनेजर ज़रूर आ रहा है। सर्विस मैनेजर, HR मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, सर्विस मैनेजर, मीडिया मैनेजर 1, ठीक है, मैनेजर 1 है ये। तो आखिर में कुछ आ रहा था, तो इसने परसेंटेज साइन ने आखिर में कवर कर दिया, ठीक है। अगर मैं आखिर में परसेंटेज नहीं लगाता तो ये कवर नहीं होता मेरे पास। दोबारा क्वेरी रन करके देख लें। ठीक है, अब वो मीडिया मैनेजर 1 नहीं आ रहा आपके पास, क्योंकि आपने आखिर में परसेंटेज नहीं लगाया, ठीक है। हाँ जल्दी भाई, ठीक है भाई। अच्छा, सवाल को थोड़ा आसान कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, मैं चाह रहा हूँ कि उनका नाम लेकर आ जाऊँ जो ए से शुरू हो रहा है। क्या कंडीशन पास करूँगा? एक ही बात ए के आगे परसेंटेज लगा दूंगा, ठीक है। वो सारे लोग आ गए जिनके नाम में ए आता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ए से शुरू हो लेकिन ए पे ही खत्म हो। ए परसेंटेज है कि बीच में कुछ भी हो लेकिन ए से शुरू हो और ए पे खत्म हो, ठीक है। ये सारे वो लोग आ गए जिनके ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है। सर अगर इसका काउंट किसी के साथ देखना है, काउंट भी देखते रहे। काउंट लिखूंगा तो ज़ाहिर है फिर नाम हट जाएगा, तो आप लोग मैच नहीं कर पाएंगे कि क्वेरी सही चल रही कि नहीं चल रही। सही है, काउंट लेके करना क्या है मुझे अभी, चाहे तो ले लें। सही है, आप लोग की मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी हो आखिर में ए पे ख़त्म हो, नाम कोई कहीं से भी शुरू हो लेकिन ए पे ख़त्म होना चाहिए। परसेंटेज है, सिंपल। सही है। अब ये सारे वो भी नाम आ रहे हैं जो बगैर ए से शुरू हो रहे हैं लेकिन वो ए पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ लाइक करके। चल लाइक में भी मैं ये कर सकता हूँ, हाँ इसमें सेंडिंग लगा दूँ, ऑर्डर बाय लगा दूँ, आखिर में सब लग जाएगा, ठीक है। वेयर कंडीशन के बाद मैं और भी दूसरी कंडीशन लगा दूँ, लिमिट लगा दूँ, वो भी जो जिस लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। चला आखिर में मैंने ए कैपिटल कर दिया, तो किसी के नाम के आखिर में ए कैपिटल तो नहीं आता भाई। सबके नाम के आखिर में अगर कोई ए आ रहा है लेकिन यहाँ तो ए दिखा रहा है, तो इससे बात समझ में आती है कि लाइक के जो कमांड है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो लाइक के बाद अगर आपने कैपिटल में भी लिखा हुआ है तो वो कंडीशन में चल जाएगा। लाइक अगर आप यूज़ करें तो आपको अपर लोअर लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। हाँ स्पेस तो स्पेस है भाई, मैं समझता हूँ स्पेस तो मैटर करती है, ठीक है। स्पेस तो स्पेस खुद एक कैरेक्टर में मैटर करता है, तो स्पेस को ख़त्म करने के लिए आपको डायरेक्टली यूज़ करना होगा। ऑर्डर बाय क्या लगा दें? ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम ही लगा देते हैं, सही है। तो हो गया ना, एक ही कंडीशन के बाद दो दफ़ा लग सकता है। चलिए ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट लगा देते हैं, सही है। मैं यहाँ सारे कॉलम की जगह में सिर्फ फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट ही कॉल करूँ तो आगे आसानी हो जाए देखने में, ठीक है। ये सारे अकाउंटिंग वाले लोग आ गए क्योंकि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट लगाए हुए हैं। काउंटिंग वाले वो लोग आ गए जिनके नाम के आखिर में ए आ रहा है। अकाउंटिंग के बाद फिर बी से बिजनेस वाले आएंगे, फिर सी से कुछ और लोग आएंगे। और कंडीशन अजीब सी लगा दी बन गई, समझ में नहीं आ रहा होगा शायद।
ऑर्डर बाय आईडी कर लें इसको। अच्छा, क्योंकि आईडी हमारी है इसी तो फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें इंडेक्सिंग लगी वो नहीं लग नहीं पाएगी। ठीक है, कंडीशन आप लोग देखिए सामने ही है कि ऑर्डर बाय के ऊपर ऑर्डर बाय भी साथ में लग सकता है, बाकी कंडीशन भी लग सकती है। तो ये परसेंटेज की आपको कंडीशन शुरू में, आखिर में, दरमियान में क्लियर हो गई। ये दरमियान कुछ भी होगा आप कहीं से भी कॉल कर, किसी भी तरह की कंडीशन आप कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर वो भाई साहब जो GR नंबर वाला सवाल पूछ रहे थे, तो वो उनकी जो भी कंडीशन होगी वो किसी ना किसी पैटर्न को तो मैच कर रही होगी ना। GR नंबर GR-0125 इस तरह करके शुरू हो रहा होगा, सही है। तो आप GR परसेंटेज लगा के उठा लें आप, सही है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में मैं कहूँ कि मेरा जो वर्ड है वो सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स वाले हों, वो आ जाएं, जैसे कि अली, और कौन से नाम होते हैं, एक अली होता है और तो कोई नहीं होता। ठीक है, ए से तो शुरू हो, लेकिन उसके बाद सिर्फ उसमें 2 कैरेक्टर्स और हों, ऐसे नाम मेरे पास आ जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर यूज़ करूँगा। मैंने 2 अंडरस्कोर्स यूज़ कर लिए। तो लेकिन अगर बहुत बड़ा नाम होने लगा 20-25 का तो नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3 कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, सही, जो कि ए से शुरू हो रहा है। मेरी कंडीशन ये, अब मैं कोई रन कर रहा हूँ तो मेरे पास वही सारे नाम आ रहे हैं जो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के हैं और ए से शुरू हो रहे हैं। अगर ए हटा देता हूँ और इधर भी अंडरस्कोर लगाए तो अब सिर्फ सारे वो आ जाएंगे जो सिर्फ 3 कैरेक्टर के हैं, 3 से ज़्यादा उनकी लेंथ नहीं है, सही है। बिल, गन, टैब, रैम, फैन, जो भी इनके नाम है सब आ रही है। 4 के चाहता हूँ, 4 के ले आऊँ। ठीक है, 4 के चाह रहा हूँ, लेकिन जो ए से शुरू हो और ए पे ख़त्म हो, 9 बजे तक, 9-10 हो गए, बस ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे क्लास 9-10 पे शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये वो हैं जो 4 कैरेक्टर्स के हैं जो ए पे शुरू हो रहे हैं, ए पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जब लाइक असल में शुरू किया था हमने, तो परसेंटेज और अंडरस्कोर दोनों का समझना ज़रूरी था। अंडरस्कोर का काम समझ में आ गया आप लोगों को, और परसेंटेज का काम भी समझ में आ गया। मैं खड़ा हूँ, अभी आप लोगों को खड़े होने की जाती थी। ये लड़कियां थोड़ी हैं जो फ़ौरन घर जाना है, नीचे पीछे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। लड़के हैं यार, आप सब अभी बाहर निकल के क्या कहते हैं, सिगरेट के खोके भी 10 मिनट लग जाते हैं लड़कों के, तो फिर तो उधर तो टाइम तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीज़ें कवर हो गई, क्लियर हो गई। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट नहीं, सिंपल प्रैक्टिस के लिए। खुद भी अपनी मर्जी से कोई लगाएं, जो मर्जी चाहें, जिधर से घुमाएं। अभी से हमें दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हूँ कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो खुद लगा के देखें। ठीक है, मुश्किल हो रही है, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके डाल दें। यकीनन उस सवाल को किसी न किसी दूसरे भाई ने सॉल्व किया हो, वही हेल्प कर देगा मेरे रिप्लाई करने से पहले, ये तो मैं कर दूंगा रिप्लाई। ठीक है, बाकी क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी।